में ज़्यादा मज़ा आता है कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने में? तो बताओ पहले हमको। वर्ल्ड ज्योग्राफी में फैक्ट्स बहुत है, हालांकि बाकी चीज़ भी है फैक्चुअल, लेकिन ज़्यादा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो फैक्ट्स के मुताबिक पढ़ते हैं। अब वहाँ प्लेन का स्ट्रक्चर, मैदान का स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ माउंटेन का, ये सब तो सब कहाँ पढ़ते हैं? किस तरह के ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है? माउंटेन का स्ट्रक्चर कैसा, माउंटेन की टाइप्स कितनी है, प्लेन मैदान कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। हाँ भौगोलिक, तो कौन सा ज्योग्राफी होता है जब इस चीज़ के बारे में लोग पढ़ते हैं, नदियों के बारे में? इंडियन में कैसे फिजिकल ज्योग्राफी है ना। तो चलो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल की शुरुआत हम लोग का जो महादेश है जिसमें हम लोग रहते हैं वहीं से होगी, नहीं होता है? तो ठीक है। तो हम लोग कौन से महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश। अरे क्यों बात, 24 घंटे होते हैं पता है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे मेरे पास, आप लोग यहाँ पर कितने देर रहते हैं? 4 घंटा 5 घंटा जो, बाकी 18-19 घंटे का जो समय है, उसमें तो काफ़ी कुछ गॉसिपिंग बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, ईटिंग फूडिंग लॉजिंग सारा काम तो उसी में। हम्म, से बात नहीं। नो गॉसिप नो टॉक भाई, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। जब कोई काम हो रहा हो, मीटिंग नहीं ना बुलाया गया? मीटिंग में भी सिस्टम बना होता है, ऐसा नहीं मीटिंग बुलाया गया आपको, जो चेयर कर रहे हैं आप, शुरू हो गए क्लास। खैर, एशिया महादेश जो है, कितने महादेश है टोटल? 7 है, लेकिन एक नए महादेश की भी खोज हुई है, और बाकी रिसर्च अभी चल रहा है। जीलैंडिया उसका नाम है, नाम सुना होगा, ठीक है? ये न्यूजीलैंड और क्या नाम है उसका, अंटार्कटिका, इन दोनों के बीच स्थित है, लेकिन अभी ये पूरा अंडर वाटर है। देखो कैसे क्या इस पे होता है काम, कैसे वो सरफेस की आती है बात, तभी ना। वाटर में तो कोई रहने नहीं जाएगा ना। देखते हैं आगे क्या होता है, हम लोग के लाइफ में होता है कि नहीं होता है, कि आगे होता है। लेकिन जिलेंडिया नाम है। नाम बताइए, ये तुम बताओ जी, कौन कौन महादेश है पहले बता दो। ये बताइए, बताओ। एशिया है दूसरा, यूरोप तीसरा, तीसरा अफ्रीका। कोई ना, कोई सीक्वेंस बताने की जरूरत नहीं है, कैसे भी बता सकते हो, बताओ। एशिया है, यूरोप है, उसके बाद अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, और एक बच गया इंडिया। तो अभी बात की बात है, वो तो मैंने, एक बहुत इंपॉर्टेंट महादेश बच गया, और उसके नाम पे कंट्री भी है, बताओ। लेकिन जो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जनरली देखोगे तो एशिया से ज़्यादा पूछा जाता है, और अंटार्कटिका से भी। बाकी से अब बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन वाटर बॉडी जैसे स्टेट वगैरह को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कोई न्यू कंट्री जैसे कोई फॉर्मेशन अभी हुआ, जैसे भी साउथ ईस्ट एशिया में बना है, क्या नाम है उसका, तिमोर लेस्टे, जो पहले पूर्वी तिमोर के नाम से जाना जाता था। आसियान का 11वां मेंबर वही बनेगा, अभी बना नहीं है, अभी तो 10 ही मेंबर है, लेकिन वो, और इसकी राजधानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी राजधानी जो है वो दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली नहीं है। हाँ, इसकी राजधानी जो है ये है, इसलिए इंटरेस्टिंग है ना ये। दिल्ली, दिल्ली नहीं,
दिल्ली, यहाँ तो इंटरेस्टिंग नहीं हो गई अब। भारत की राजधानी नहीं दिल्ली, और इसकी राजधानी जो है वो दिल्ली है, इसलिए इंटरेस्टिंग है ना। एक अभी देखे होंगे करंट में भी चल रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया का जो एक देश है इंडोनेशिया, वो अपनी राजधानी चेंज कर रहा है। वर्तमान में जो उसकी राजधानी है जकार्ता है, हालांकि उसको लेके बहुत ही पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। 3000 किलोमीटर दूर है जो नई राजधानी कालीमंतान वहाँ बना रहा है। तो ये भी करंट में भी तुम्हारा हो गया। और क्योंकि हम लोग तो अभी सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन करंट भी जो होता है ना वो रिलेटेड होता है, समझ गए ना। कोई भी चीज़ हो, इकोनॉमिक से रिलेटेड होगा, ज्योग्राफी से होगा, हिस्टोरिकल कुछ ऐसा होता है। तो हम लोग तो प्योर अभी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठे हैं अभी एशिया का। पहले जान लेते हैं कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट समझो तो एक कंटिनेंट है। अब आओ, मतलब किस चीज़ में लार्जेस्ट है, तो बहुत जनसंख्या में भी और भूभाग, इन दोनों में इसके इक्वल, इसका मैच करने वाला कोई दूसरा कंटिनेंट नहीं। तो कैसे? तो करीब 44 मिलियन, मैं लिखवा भी दूंगा लेकिन पहले समझ लो, 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा फैक्ट्स है। इसका एशिया का जो है एरिया 4 करोड़ 46 ऐसे ही कुछ है लाख। लेकिन वैसे याद नहीं रह पाएगा ना, तो 44 मिलियन करके तो याद रख सकते हो मोटा मोटी। ये हो गया एरिया के मुताबिक। इसमें भी दो चीज़ है, वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है उसका 30% में वाटर बॉडी, तुम ओशन सी सबको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो टोटल एरिया का एशिया कितना परसेंट है? टोटल एरिया का 30% है। टोटल एरिया का लिख लेना, बाद में मैं लिखवा भी दूंगा, अभी पहले समझ लो। टोटल एरिया का 30% है। और जो लैंड सरफेस है, जो भू भाग है, जो सतह जिस पे हम लोग चलते हैं, तो टोटल लैंड सरफेस का कितना है? लैंड सरफेस का तो ये है तुमको 8.7%। बहुत सारी चीज कैसे मेमोराइज रहती है, देखते देखते रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। रोट लर्निंग नाम की कुछ चीज होती नहीं है, आदमी भूल जाता है, कितनी देर तक याद रखता है। लेकिन कोई चीज खुद गौर से देखोगे ना तो याद रहती, भूलता नहीं आदमी कभी। तो ये हो गया लैंड के मुताबिक, और टोटल लैंड टोटल एरिया के मुताबिक 30% हो गया। 8.7% जो तुम्हारा ये सरफेस एरिया के मुताबिक, जो सतह जो होता है ऊपर का, जो जिस पे हम लोग रहते हुए। अब आओ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन करीब 8 बिलियन है। उसका 60% पॉपुलेशन कितना है? 60% पॉपुलेशन टोटल वर्ल्ड का वो कहाँ रहता है? एशिया में रहता। ऐसे तो कहा जाता है कि ह्यूमन का जो जो अर्लीस्ट जो एविडेंस है निएंडरथल वगैरह जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो लोग कहते हैं कि चलो अफ्रीका वगैरह में मिला। लेकिन ह्यूमन हैबिटेट यानी मानव बस्तियां, एक जगह लोग रहना जब शुरू किए उसी को ना बस्ती बोलते हैं। मकान उकान लेके जब सत्ता शुरू हुई थी तो थोड़े लोग मकान बना के रहते, लेकिन एक जगह धीरे धीरे लोग रहना, क्योंकि उस समय शिकार आखेट या हंटिंग ही था। फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर वगैरह आया, फिर एग्रीकल्चर के साथ पशुपालन, नहीं एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, तो सत्ता का विकास हुआ।
तो कहा भी जाता है कि एशिया महादेश ही ऐसा महादेश है जहाँ मानव सभ्यताओं का विकास हुआ। पता ही है कौन कौन सी नदियों के आसपास हुआ। तो दजला और फरात ये नदी का नाम तो सुना। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक, सीरिया वगैरह, तो पता ही है ना। अभी देखेंगे क्या के कौन से हिस्से में। तो दजला और फरात नदी, फ्रेट्स इंग्लिश में लोग बोलते हैं उसको। तो दजला और फरात नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, यानी कि पश्चिम एशिया, देखेंगे अभी डिवीजन जब करेंगे उसको रीजन में। तो वहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई। इंडस वैली, सिंधु घाटी की सभ्यता पता ही है कौन सी नदी के किनारे हुई है ना। और चीनी सभ्यता जो है, चाइनीज, अभी बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन। चीनी सभ्यता या चाइनीज सिविलाइजेशन भी बहुत पुरानी है। बाकी और भी बहुत सभ्यता थी। दक्षिण अमेरिका में माया सभ्यता थी, माया सिविलाइजेशन था। उसके बाद नील नदी के किनारे, नहीं, इजिप्ट जो कंट्री, आप वही बहुत एंशियंट है। लेकिन ये सब चूंकि मैं भी एशिया में बता रहा हूँ, तो एशिया में ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन। अब आओ जो जानने की जो बेसिक चीज़ सब है, जो जीडीपी है टोटल वर्ल्ड का। जीडीपी यहाँ पढ़ोगे नहीं, चूंकि इकोनॉमिक्स की चीज़ तो पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन तुमको जो जानना चाहिए फैक्ट्स के रूप में, तो टोटल जीडीपी जो एशिया का है वो तुमको 54% है। साथ अंटार्कटिका में तो चलो ह्यूमन हैबिटेट है ही नहीं, उसको निकालो। बाकी 6 में तो है ना, सब कुछ है, इंडस्ट्री है, नहीं, सरकार गवर्नमेंट जो भी है। अकेला एशिया में 54% यानी आधा से ज़्यादा टोटल वर्ल्ड का जीडीपी माना गया, मान लोगे। अब इसको यदि मिलाओ, यूरोप को मिला लो और नॉर्थ अमेरिका को मिला लो, ये दो कंटिनेंट को मिला लोगे, तो वो दोनों मिलकर मात्र जो है ना, यूरोप और प्लस नॉर्थ अमेरिका। देखो अमेरिका में तो पता ही है, बाद में जब पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ बता देते हैं तुमको मोटा मोटा, ये 31 ही परसेंट है। कहाँ 31% और कहाँ गया 54%? ये देख कितना का डिफरेंस हो गया, 23% का डिफरेंस। अभी मुकाबला कर पाएगा एशिया का? यानी कि नॉर्थ अमेरिका में मान लिया 3 कंट्री है, सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री तो चलो उसका यूएस है, कनाडा है और मेक्सिको है। तो 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों मेनली उसी में आता है, नॉर्थ अमेरिका में आता है। एशिया में जानने की जो चीज़ है, एशिया में 48 कंट्री है और 3 जो टेरिटोरियल रीजन है, तो उसको कंट्री नहीं माना जाता, ठीक है। 51 है, यूएन के मेंबर नहीं, यूएन के मेंबर जो है 48 कंट्री है। एशिया में टोटल कितने कंट्री हैं? इसलिए है कि यूएन यूएन मेंबर्स हैं ये सारे। और नया मेंबर कौन बना? 2002 में इंडोनेशिया से अलग हो गया। कौन? पूर्वी तिमोर उसका नाम था। अब वो तिमोर लेस्टे के नाम से जाना जा। अभी हम लोग की प्रेसिडेंट गई थी, हाँ वहाँ गई थी ना, अभी न्यूजीलैंड वगैरह, फिजी गई थी, हाँ 3 कंट्री अभी गई थी ना। ये तिमोर लेस्टे अभी इसका नया नाम है। 2002 में इसको इंडिपेंडेंस मिली इंडोनेशिया से। ये 400 साल तक एक यदि पुर्तगाल का कॉलोनी था, फिर इंडोनेशिया 25 साल इस पर अपना ऑक्यूपेशन रखा, फिर उसको देनी पड़ी स्वतंत्रता। तो न्यूएस्ट मेंबर है ये, यूएन का मेंबर है। और साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन हम देखेंगे हम लोग, इसमें से कितनी बात अभी तक आप लोग को याद रही है? जीडीपी कितना है एशिया का? और पॉपुलेशन वर्ल्ड का एशिया में कितना? नहीं याद हो जाएगा, इसके लिए कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ग्लोब है और ग्लोब पे एशिया ऐसे दिखाई देता है। ग्लोब जो लाइएगा खरीद के, रखें ग्लोब, सबको रखना चाहिए।
फुटबॉल की तरह होता है, देखा है ना। 70 के दशक में जो हिंदी फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में थी ना, तो देखोगे उसमें पुलिस के हेडक्वार्टर में, जो पुलिस के बड़े बड़े जो होते थे अधिकारी, आईजी, ज़्यादातर तो आईजी ही देखे होगे पुलिस का वहाँ फिल्मों में, आईजी साहब, उनके टेबल पे रखा रहता था। वार फिल्म सब जो बनी है तो वहाँ भी मैप होता था, उसको दिखाता था हमारी फौज कहाँ है। वहाँ ग्लोब तो नहीं होता था, लेकिन जनरली पुलिस हेडक्वार्टर में 70 के दशक की जो फिल्म है बॉलीवुड की देखोगे रहता ही है ग्लोब। एक तो ग्लोब पे एशिया ऐसा ही दिखाई देता। एशिया की बाउंड्री पहले एक बार समझ लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। इससे पहले कि मैं तुमको एशिया का बॉर्डर बताऊं, कुछ बेसिक चीज़ मैं पूछूंगा, तो पूछा भी जाता है जब एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीज़ है इस चीज़ को जानना। विश्व का सबसे बड़ा कंट्री कौन है एरिया में? उसका कनाडा है, उसका अमेरिका, उसका चाइना, ठीक है, तो अपनी जगह है, लेकिन मैं सबसे बड़ा पूछ रहा हूँ, कारण है पूछने का इसलिए। तो रसा जो, या रसिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बाई एरिया विश्व का सबसे बड़ा। और इस, ये जो रसा है ना, या रसा तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, रसिया इंग्लिश हुआ, रूस हिंदी हुआ, तो क्या बोलते हैं हम लोग? रूस बोलते हैं हिंदी में। क्लियर? विश्व का पहले मैं बता दिया। अब तुम मुझे ये बताओ, चौथे पायदान पे चाइना है वर्ल्ड के मुताबिक, चलो अब बताओ एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा? अरे आगे आ जाओ, डायरेक्ट, क्यों पीछे? क्षेत्रफल की बात कर, एशिया में सबसे बड़ा। वर्ल्ड में तो बता दिए, रूस सबसे बड़ा, फिर नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे यूएसए, नंबर 2 पे। अब बताओ एशिया में सबसे बड़ा, जल्दी जल्दी बताओ, मैं फिर बता दूंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या है एशिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन है? चीन, तुम भी चीन, सारे लोग चीन, तुम भी चीन हो, चाइना हो सब, चलो चाइना तुम लोग, कोई बात नहीं, चाइना नहीं है एशिया में सबसे, रूस। रूस का जो कुल एरिया है ना, उसका 75%, यानी 3/4 ये एशिया में है। हाँ, और मात्र 25% जो है ना, इसका यूरोप में है। मैं अभी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कुछ यही बता दूंगा जो पूछा जाता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज आर दोज कंट्रीज विच आर स्प्रेड फ्रॉम और अक्रॉस द 2 कंटिनेंट, मतलब 2 कंटिनेंट्स, 2 महाद्वीप में जो फैले हुए जो देश होते हैं उनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज बोला जाता है। जैसे सामने तो मैंने बता ही दिया कि रूस जो है ये एशिया में भी है, यूरोप में भी है, नहीं तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल। सेकेंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है तुमको टर्की, जिसका नया नाम बदल गया। हाँ, टर्की तो हम लोग बोलते हैं, तुर्की हो गया इसका नया नाम। इसका नया नाम क्या हो गया है? तुर्की है, हाँ तुर्की हो गया इसका नया नाम। तो एक टर्की भी है। इसी में एक चीज़ बता देंगे, मेरे माइंड में है, यही ध्यान रख लेना। थर्ड है जॉर्जिया, रूस का पड़ोसी कंट्री है, इसका नाम है जॉर्जिया। ये भी यूरोप और एशिया दोनों में। कितने कंट्री हो गए? 3। इसके बाद है
एक और कंट्री है अजरबैजान। हाँ, पश्चिम एशिया में बताएंगे, अभी यही लिखा हुआ है इसी में देखो। अजरबैजान भी एक ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है, कैस्पियन सागर के आसपास है। और पांचवा कजाकिस्तान, पांचवा कंट्री जो है कजाकिस्तान। इसका कैपिटल अस्ताना है, याद रखिए, पूछा जाता है बहुत बार। अस्ताना पुराना नाम इसका था नूरे सुल्तान। एससीओ की मीटिंग वगैरह यहाँ होती है। एससीओ का नाम सुना है ना, संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत यूज का member। तो कितने, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गया ना, एशिया और यूरोप में जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो यही इसी में से पूछा जाता है कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यानी ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब कि दो महादेश में जब कोई देश फैला हुआ हो क्या, तो उसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, अंतर महाद्वीपीय देश, हिंदी कॉन्टिनेंटल बताएंगे। क्लियर, कितने कंट्री हैं बताओ, सारा लिख चुका हूँ मैं। हाँ, रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान है, हाँ कजाकिस्तान, और तुर्की है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, तेल, हाँ पीछे चर्चा में रहा। अजरबैजान का आर्मीनिया के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया नरगोनो कराबाग को लेकर। नहीं पढ़ते हो न्यूज मैगजीन वगैरह? करंट तो पढ़ना ही होगा, करंट भी इसी सब से रिलेटेड होता है। करंट में अचानक कुछ नहीं है, करंट किससे रिलेटेड है? ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, कुछ एक्सकैवेशन वगैरह होगी, खुदाई वगैरह, कुछ नई चीज़ मिलेगी तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो गया। इकोनॉमी से रिलेटेड कोई इम्प्रूवमेंट हो गया तो करंट, करंट अपने आप में कुछ नहीं है, वैसे अलग से कुछ नहीं है, समझ लीजिए, रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड। ठीक है, चलो, कितने, ये कितने रीजन में है तो देखो, 1 2 3 4 5। एशिया को कितने ज्योग्राफिकल रीजन में, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, भू राजनीतिक रूप से एशिया को 5 भागों में बांटा। कौन कौन है? दक्षिण एशिया है, दक्षिण एक कोई जरूरी नहीं कि तुम ऑर्डर में याद रखो, लेकिन याद रखना है 5 रीजन कौन कौन सा। एक दक्षिण एशिया, हम लोग का जो है भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, नेपाल है, ये सब दक्षिण एशिया में। और उसमें सार्क कंट्री के रूप में मेंबर जो बन गया अफगानिस्तान, हालांकि वो पश्चिम एशिया में ज्योग्राफिकली आता है, लेकिन सार्क कंट्री के कारण उसको दक्षिण एशिया में बनाया गया, तो वो जियोपॉलिटिकल पॉइंट को ध्यान में रख के बनाया गया, ठीक है। ऐसे वो ज्योग्राफिकली वेस्ट एशिया में आता है, वहाँ से लेके तुर्की तक। मैप पे देखोगे, मैप पे यहाँ नहीं है अभी, मैप इसलिए कहते हैं ना ज्योग्राफी वगैरह पढ़ने के लिए मैप को रखना चाहिए सामने में, पर क्लास में तो है, यहाँ नहीं है, ये तो मैं दिखा के बता देता। तो देखोगे वहाँ अफगानिस्तान से लेकर और तुर्की तक, तुर्की जो नया नाम हो गया, वो पूरा एरिया जो है तुमको वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, उसी में सब आ जाता है। ईरान है, इराक है, इसके बाद तुमको सीरिया है, जितने गल्फ कंट्री हैं तुमको, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, बहुत सारे हैं, का नंबर नहीं याद रखो, लेकिन ये सब कंट्री जो बता रहे हैं, जॉर्डान है तुमको, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, यमन है, नहीं, ये सब सारे कंट्री तुमको वेस्ट एशिया में हो। तो पहले बॉर्डर समझ लो पहले, फिर मैं 5 भाग दिखा दूंगा। देखो, एशिया को जो अलग करने वाला है, तो पहले ईस्ट से शुरू करते हैं, तो वेरिंग, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट का मतलब बेरिंग जल संधि है, वो जो है एशिया को, नॉर्थ अमेरिका, अलास्का उसका रीजन है, पूरा बर्फीला है प्रोविंस,
वहीं पर है। तो आर्कटिक सागर जो है नॉर्थ में, ऐसे भी कंटिनेंट का होता है, कंटिनेंट चारों तरफ से घिरा रहता है। अब देखो इसके एशिया के बारे में है कि आर्कटिक नॉर्थ में है, ठीक है। और नीचे आ जाओ तो इंडियन ओशियन हो गया, हिंद महासागर है ना। फिर इसके और नीचे आओगे तो अंटार्कटिका भी है, ठीक है, नीचे है ना अंटार्कटिका, साउथ में जाते चले गए। अब इधर आ जाओ, वेस्ट में आओ, तो यहीं पर तुमको जो है रेड सी है, रेड सी है। इसके बाद मेडिटेरेनियन है, भूमध्य सागर है। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो है वो स्वेज कैनाल, ठीक है। स्वेज कैनाल जब नहीं बना था तो यूरोप वगैरह जो लोगों को जाना पड़ता था या शिप का मूवमेंट होता था, तो बिल्कुल मान लिया कि ये साउथ अफ्रीका है यहाँ पर, तो यहाँ पूरा शिप आता था, यहाँ से मुड़ के इसको पूरा साउथ अटलांटिक होते हुए तब जाता था ऐसे यूरोप। 4000 किलोमीटर करीब, उससे ज़्यादा ही ट्रेवल करना पड़ता था, उतना फ्यूल उसका समझो। लेकिन स्वेज कैनाल जब बना, जब जोड़ दिया, अभी बहुत चर्चा में था, हूती वगैरह बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, हूती जब से इजराइल और उसका हमास का जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो इसका बॉर्डर ये तो बता दिया, बेरिंग अलग कर दिया नॉर्थ अमेरिका से। हम लोग जब ईस्ट की तरफ जाएंगे ना, ऐसे समझो ईस्ट की डायरेक्शन में जाएंगे तब भी नॉर्थ अमेरिका पहुंचेंगे, और वेस्ट की तरफ यदि जाएंगे ना तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, नॉर्थ अमेरिका। तो हम लोग दोनों हालत में पहुंचेंगे। तो यहाँ से लेफ्ट भी जाएंगे तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पहुंच जाएंगे, क्योंकि ग्लोब है ना, चपटी है, फ्लैट है। कहीं से जाएंगे, लेफ्ट जाओगे तब भी और राइट जाओगे तब भी अमेरिका ही पहुंचेंगे, लेकिन बीच में तो है ना ओशन सब है ना। तो एरोप्लेन का जो मूवमेंट होता है ना, जैसे हम लोग को मान लिया अमेरिका जाना है, तो हम लोग पूरा पैसिफिक नहीं जाएंगे, 10,000 माइल मानो, इतना डिस्टेंस हो गया। हालांकि बीच में कंट्री सब भी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया हम लोग को जाना होगा तो हम लोग तो ईस्ट के डायरेक्शन में हम लोग का प्लेन जाएगा ना, नहीं। लेकिन हम लोग को अमेरिका जाना है ना, हम लोग वेस्ट वेस्ट की तरफ से जाएंगे, यूरोप होते हुए जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों को यदि अमेरिका जाना होगा तो उनके यहाँ से तो पास है भाई, करीब 5,000-5,500। तो वेस्ट की तरफ क्यों आएंगे, ये नज़दीक है 5,000 किलोमीटर। हालांकि बीच में फिर आइलैंड वगैरह कंट्री सब भी हैं, तो फ्यूल वगैरह की जो हो सकती है इमरजेंसी के लिए, जनरली पहले अवॉइड करते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता है ना तो जाया जाता है। कुछ ऐसा सिचुएशन यदि बन जाए तो ईस्ट की तरफ से भी मूवमेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बात नहीं रहती तो क्या कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान को तो पूरा पैसिफिक क्रॉस करके ना पर्ल हार्बर पे बमबारी करनी पड़ी, तो ईस्ट की डायरेक्शन में गया ना, उसके तो पास है। वेस्ट की तरफ तो नहीं आया वो बमबारी करते हुए, पर्ल हार्बर वहाँ तो नहीं गया था, लेकिन पूरी तैयारी करके गया था, वो फ्यूल वगैरह लेकर गया था शिप्स के थ्रू। जो उसके प्लेन थे वो शिप्स पे थे, और शिप्स पे स्ट्रिप बनी हुई थी जैसे विमान उड़ाने के लिए, फिर वहाँ से उतना फ्यूल लेके तो जा नहीं सकता था, तब लेकर गया। अभी वैसा नहीं है, अभी तो देख तो 12, 5, 17 घंटे में अमेरिका हम लोग जो जाते हैं वेस्ट की तरफ से, वैसे ही जाते हैं, 17 घंटा अमेरिका पहुंच जाता है। रिमोट एरिया में अमेरिका में हम लोग को जैसे कि लास वेगास या और भी कहीं ईस्ट, उसके नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जाना हो तो 17 घंटा में आराम से पहुंचा, 17-18 घंटा काफ़ी होता है, ठीक है। चलो समझ लेते हैं बाउंड्री। आर्कटिक सागर हो गया, इंडियन ओशन हो गया, उसके नीचे अंटार्कटिका हो गया। इधर मैंने बता दिया कि स्वेज कैनाल या रेड सी या मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर, ये ईस्ट की तरफ तो बाउंड्री बना दिया। अब आ जाओ इधर, इधर जो बाउंड्री बन गई तो पैसिफिक हो गया,
कहाँ गया, हाँ ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ पैसिफिक हो गया, पैसिफिक मतलब शांत महासागर। और ये जो मैं बेरिंग स्टेट की जो मैंने बात किया, ये बेरिंग स्टेट जो है ना, नॉर्थ पैसिफिक, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाला ये बेरिंग जल संधि है। तो बता दें स्टेट क्या होता है, स्टेट ये होता है, जल संधि होता है दो वाटर बॉडी को जोड़ता है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, तो पाक स्टेट जो है वो श्रीलंका और भारत का जो लैंड मास है ना, उसका तो लैंड हो गया, खत्म हो गया ना, तो लैंड मास के बीच में वाटर बॉडी अब आ गई, तो अरब सागर है, अरब सागर इंडियन ओशन हो गया, हिंद महासागर में ही है ना, आइलैंड कंट्री है, तो इन दोनों को जोड़ता है। तो वाटर बॉडी नाम ही से है, वाटर बॉडी क्या करती है, जोड़ने, टू वाटर बॉडी ज्वाइंस, तो स्ट्रेट हो गया जल संधि, और लैंड मास को क्या करता है, सेपरेट करता है। समझ गए? अब बताते हैं इंपॉर्टेंट बॉर्डर, समझ गए ना? कोई पूछेगा कि एशिया का बॉर्डर क्या है, तो क्या बोलोगे? एशिया का बॉर्डर हो गया नॉर्थ में आर्कटिक महासागर, एशिया के ईस्ट में हो गया पैसिफिक, एशिया के साउथ में हो गया इंडियन ओशन, और भी नीचे साउथ जाओगे आर्टिका है। नॉर्थ की तरफ हम लोग जाएंगे तो आर्टिक हो गया खत्म, वेस्ट की तरफ आओगे तो रेड सी हो गया, और क्या नाम है उसका, हाँ मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर हो गया। क्लियर? और भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा कैनाल जोड़ता है? स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल नेचुरल कैनाल है कि आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल। समझ गए? इसको बनाया गया, अगर ये नहीं बनाया जाता तो अभी तक हम लोग 4-4.5 हज़ार किलोमीटर ज़्यादा आ जाते। ईंधन समय सब होता, अभी होती भी अटैक कर रहा था तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, फिर उसको मैनेज किया गया। ठीक है, अब आ जाओ कुछ चीज़ और जान लो एशिया के बारे में। कैस्पियन सागर नाम सुना है? कैस्पियन सागर कहते तो है सागर है, लेकिन सागर समझ लो, सागर और झील में क्या अंतर होता है? फिर ये झील है। सागर का मतलब होता है कि ऐसा ह्यूज वाटर बॉडी जो दूसरे वाटर बॉडी के साथ जुड़ता है, जैसे अरब सागर हिंद महासागर में जुड़ा है, मूवमेंट हो रही है वहां से शिप्स की। लेकिन झील कभी भी दूसरे वाटर बॉडी में नहीं जाता है, उसका जुड़ता बड़े बड़े उस लेवल का बड़े। सागर कहाँ मिलेगा? महासागर में। नदी कहाँ जाएगी? सागर में। तो कैस्पियन सागर में जो मैं बता रहा हूँ, कैस्पियन झील है, इंटर कंटिनेंटल लेक है, बहुत सारे कंट्री इसके पास हैं, अजरबैजान है, ईरान है, ये सब कंट्रीज के साथ है, तुर्की भी के आसपास है, तो रूस तो है ही, कजाकिस्तान भी है। तो ये कैस्पियन सागर जो है ये एक्चुअली तुमको झील है, वर्ल्ड के जो टोटल वाटर बॉडी का 40 से 45% है, ये पूरा वाटर कितना हो गया, आधा से कुछ कम। टोटल जितने झील हैं दुनिया में उसका सबका वाटर अमाउंट को तुम लो, और कैस्पियन सागर के वाटर अमाउंट को लो तो समझो कि आधा से कुछ ही कम है, 40-45% इसका वाटर है। सारा पानी है, सेलाइन वाटर है, इसमें ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब बहुत ज़्यादा है, एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत फेमस है। और कंट्री सब मैंने बता ही दिया, सब कंट्रीज के आसपास है। और इसके साथ एक चीज़ और है कि इसमें वोल्गा नदी रूस की है, यूरल नदी वो भी रूस की है, सब काकेशस माउंटेन है साउथ में, सब वहीं से निकल के इसी में जाके गिरती है। नदी तो गिरती है, लेकिन ये कैस्पियन सागर खुद कहीं गिरता नहीं है, समझ गए ना? ये लैंड लॉक्ड है, मतलब इसके किनारे ही सारे कंट्री है, इसका किसी दूसरे वाटर बॉडी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं, इसीलिए ये सागर बोलते तो हैं सागर, लेकिन एक्चुअली ये सागर नहीं है। क्यों सागर नहीं है? तो यही कारण है, एक्चुअली क्या है, तो झील है, समझ गए? और विश्व का सबसे बड़ा झील यदि कहोगे अभी खारे पानी का, कैस्पियन सागर। क्लियर हो गया? समझ गए झील और सागर क्या होता है? देखो अब ये बांट दिया गया, डिवीजन, रीजन का डिवीजन किया, 5 रीजन। दक्षिण एशिया, साउथ एशिया जिसमें हम लोग रहते हैं, हिमालय के दक्षिण में सार्क, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज, सार्क है। अभी तो अब ये डेड बॉडी हो गया, पाकिस्तान की नखरेबाजी, परेशानी,
उसकी जिद, उसकी अकर, आतंकवाद को सपोर्ट, बहुत सारा फैक्टर है। इसके कारण इंडिया एकदम आजीज हो, आदमी कभी कभी जब आजीज होता है तो छोड़ देता है। बाकी कंट्री के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, अफगानिस्तान के साथ इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेपाल भी ठीक ही ठाक है, बांग्लादेश भी ठीक ही ठाक है, थोड़ा बहुत तो होता है वो अलग चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान तो इंडिया को इतना ज़्यादा आजीज कर दिया, ये सार्क नाम की संस्था समझो तो अब डेड है। अब उसके स्थान पे बहुत सारे, और बिम्स्टेक का भी चर्चा में रहता है, उसमें पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है सब। तो यही चीज़, ऐसा नहीं है कि भारत का पाकिस्तान से कोई दूसरी जगह कंटेक्ट नहीं है, एससीओ में है ना, सब एससीओ में पाकिस्तान भी है, भारत भी है, वहाँ कंटेक्ट है। लेकिन वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि भारत का साफ मानना है पाकिस्तान के लिए कि जब तक वो टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट करना, फंडिंग करना, ये सब करना बंद नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं। और जानते हो सबसे बड़ा हथियार होता है किसी पे हमला करने, किसी की पिटाई करने, नहीं सुधरता, कोई आदमी हो कि कोई कंट्री हो, सबसे बड़ा हथियार है उसका बैकवर्ड, उसको आइसोलेट। पाकिस्तान को इंडिया ने क्या किया, isolate। बहुत परेशान है, ऐसे भी इकोनॉमी उसकी तबाह खुद है। तो हिमालय के दक्षिण में ये सार्क कंट्रीज हैं। टोटल मेंबर कितने हैं सार्क में, अपडेट है वो छोड़ दो, कल को फिर कुछ ढंग का कुछ कर दे पाकिस्तान, सुधर जाए, होता है ना, लेकिन चांस कम है पाकिस्तान सुधरेगा, जो उम्मीद लग रही है। तो अपने आप को बर्बाद करके ही होता है ना, तब उस समय सुधार के ही क्या करेगा, सब खत्म कर लेगा। दक्षिण एशिया के देश 8 हैं, अफगानिस्तान भी आ गया, बाद में आया 2005 के आसपास मुझे लगता है आया है। अभी 8 मेंबर है इसके, टोटल कितने मेंबर है, 8 है, याद रखोगे 8 है। और आसियान के मेंबर नहीं, बल्कि यहाँ पर मैं बता दूं, आसियान एक इकोनॉमिक फोरम है, भारत और आसियान का डायरेक्ट कांटेक्ट, हर साल ईयरली इवेंट है, भारत उसमें पार्टिसिपेट करता है, और भी कंट्री लोग हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान नहीं है। भारत को लेकर ही इसका महत्व है कि भारत जो है ना, आसियान इकोनॉमिक फोरम या भारत आसियान कांटेक्ट, इंडो आसियान एक कांटेक्ट ग्रुप है, ठीक है। हर साल इसकी एनुअल मीटिंग होती है, और भारत इसमें पार्टिसिपेट करता है कल्चरली, एजुकेशनली, इकोनॉमिक तो है ही, सोचो कि आसियान कंट्री इकोनॉमिकली बहुत ही साउंड है, आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। और जितने भी रीजनल अभी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, भारत भी बनाया था सार्क में, था सेप्टा वगैरह, लेकिन वो मेनी चीज़ नहीं है, तो इसलिए नहीं चल पा रहा। लेकिन आसियान का देखते हो कि हर साल होता है, इवेंट होता है, भारत के साथ उसी में भारत भी जाता है, इन्वाइट किया जाता है, तो भारत भी अपना उसके साथ करता है। इसके अलावा भारत का सबके साथ बायलैटरल रिलेशन भी है, क्योंकि हम लोग को पता है, हिस्ट्री यदि पढ़ो और देखोगे, इंडो चाइना वगैरह करके कंट्री सब अभी है, हिंद चीन जिसको बोलते हैं, तो वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार भी है। हम लोग का पड़ोसी जो म्यांमार है, जिसका पुराना नाम बर्मा था, हिस्ट्री में हिस्ट्री में तो पढ़ो 1935 तक भारत ब्रिटिशर्स को भारत के साथ ही रखे थे। 1935 में इंडिया का जो एक्ट बना आया था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसमें क्या किया, बर्मा, उसमें पूरा उसका नाम बर्मा ही था, अलग हो गया, नया कंट्री बन गया म्यांमार। हमारे तो अभी उसको बोलते हैं, बर्मा बना था पहले, बर्मा के नाम से उसको जाना जाता था, ठीक है। चलो पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया जो है, तो अफगानिस्तान मैंने बताया, अफगानिस्तान से तुर्की तक सारे कंट्री का नाम मैंने ले ही लिया, बाकी धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेंगे। और पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया, चीन से लेकर जापान तक, तो चीन से लेकर जापान तक का कौन कौन सा, चीन है, ताइवान है, मकाओ, मकाओ अब पुर्तगाल का पहले था, कॉलोनी था, वो वापस कर दिया, क्या नाम है, रूस को, जैसे हांगकांग को किया था ब्रिटिशर्स ने। तो वो क्या कहोगे उसको, डोमिनियन स्टेटस है, पूरा कंट्रोल चाइना का नहीं है। हांगकांग में भी यही प्रॉब्लम है, चाइना को हो रही है,
वो कहता है कि नहीं, टू नेशन थ्योरी को मैं नहीं मानूंगा, मेरा अपना व्यवस्था है। इसलिए चाइना को बहुत दिक्कत है, कोई चीज़ मिल भी गई तो कहता है नहीं मानेंगे भाई, मेरा अपना तौर तरीका है। मकाओ के साथ वही प्रॉब्लम है। तो मकाओ हो गया, फिर चलो आगे बढ़ो ईस्ट की तरफ, तो तुमको कोरिया कोरिया पेनिनसुला है, तो कोरिया में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया है, कोरिया प्रायद्वीप। बहुत सिविल वार चला था, 1953 वगैरह में जाके ख़त्म हुआ था, 3-4 साल हमको लगता है चला था। तो दोनों है तो एक ही कंट्री, लेकिन दोनों अलग अलग है। एक तुमको कम्युनिस्ट कंट्री है जो चीन के करीब है, उत्तर कोरिया, वही जहाँ सन की रूलर है किम, हमेशा मिसाइल टेस्ट पता नहीं कौन कौन सा टेस्ट करता है, यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो टेस्ट वगैरह कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका को खत्म कर देगा, किसी दूसरे कंट्री को कर देगा। हालांकि इंडिया से बहुत डरता है, किम जो है इंडिया से बहुत डरता है। इंडिया से बहुत लोग डरते हैं, कारण है क्योंकि इंडिया मॉरली, इथिकली, तो खैर इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होता जा रहा है। इंडिया ने आज तक किसी को हड़पने की नीति नहीं, विस्तारवादी नहीं रहा। ब्रिटिशर्स वगैरह जब कॉलोनी रहा हो तो अलग चीज़ है। मूल प्रवृत्ति इंडियन की क्या रहती है, अपना काम अच्छे से। लेकिन बाकी कंट्री सब थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, चाइना वगैरह अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अपनी ही तबाही कर रहा है। नहीं तो डेवलप करने के लिए तो आज वो डेवलप कंट्री रहता, अमेरिका तो कुछ नहीं है उसके सामने में रहता। जिस तरह से मिलिट्रीली इकोनॉमिकली सुपर पावर बनता, बनने की स्थिति में नहीं है, वो अलग फैक्टर है। चलो, और फिलीपींस और जापान तक, जापान भी आइलैंड कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड है वहाँ। 4 तो इम्पोर्टेंट है, होकुकू है, क्योस्यू है, शिकोडू है, सब है। और फिलीपींस तो बिल्कुल तुमको आखिरी है, समझो फिलीपीन सागर और समझो पैसिफिक, उसके बाद गुआम। गुआम एक रीजन है जहाँ अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। मतलब वहाँ दुनिया में ऐसा कोई भी सागर या कोई एरिया नहीं है, हिंद महासागर, मॉरिशस के पास उसका सैनिक अड्डा है। अभी बांग्लादेश में जो अभी खबर आ रही है कि बांग्लादेश के पास एक आइलैंड को टेक ओवर करने के लिए कोशिश कर रहा था, शेख हसीना उसको अपोज कर रही थी, तो इसलिए वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन कहा जा रहा है। हो सकता है अमेरिका इस रीजन को देखना चाहता है, कंट्रोल करके चाइना पर नज़र रखना चाहता है। और भारत क्या है, खाने के लिए हम लोग का दोस्त है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई नो परमानेंट फौज और एनिमी, कुछ नहीं होता। कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन, हाँ, राजनीति अस्थाई नहीं होता। हित इंटरेस्ट मायने रखता। तुम्हारा मेरे साथ इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, शेयर इंटरेस्ट है, नहीं है अपोज है, कन्फ्लिक्ट है, तुम रास्ता अलग, मेरा रास्ता, समझ गए। बस इंडिया के यदि कहोगे गौर से, 50 साल से यदि देखा जाए, 50 साल के तो तुम नहीं हुए हो, 50 साल की राजनीति का अनुभव तो हमको भी नहीं है, नहीं। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक यही कहा जा सकता है कि रूस भारत का हमेशा से, हालांकि उसका ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो खड़ा रहा है। उसका उसके किसी भी स्टेटमेंट से या एक्टिविटी से इंडिया को कभी कोई परेशानी नहीं। तो वही ना सच्चा मित्र तुमको माना जाएगा। ऐसा नहीं कि इंडिया उसके इंटरेस्ट को या वो इंडिया के इंटरेस्ट को पूरा नहीं करता। चलो, चीन से लेकर जापान मैंने बता दिया सारे कंट्री कौन कौन है। अब मध्य एशिया, मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री हैं। तुर्कमेनिस्तान, ये भी कैस्पियन सागर के आसपास है। उसके बाद तुमको आ जाओ उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कितने हो गए? ये 5 सेंट्रल एशिया कंट्री हैं। और ग्रेट प्लेन्स जो है, विशाल मैदान, बाकी यहाँ पेट्रोलियम वगैरह तो मिलती है, गैस वगैरह, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चरली भी लैंड जो है ना, तो थोड़ा पठारी वगैरह, लेकिन मैदानी है, बाकी एरिया मैदानी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी फर्टाइल है, समझे। इंडिया अपनी कोशिश कर रहा है कि उसके अपने रिलेशन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर पाकिस्तान वहाँ विलेन है। और पता ही है कि जो हम लोग का जो कश्मीर का एरिया है, वो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, कल को वो यदि 90 किलोमीटर हम लोग का एरिया वो मिलता बॉर्डर एरिया अफगानिस्तान के साथ, तो जैसे ही इंडिया कल ले लेगा, नहीं लेगा आज ना कल, मिल ही जाएगा इसको, या तो पाकिस्तान खुद दे नहीं तो लेगा।
तो ये 90 किलोमीटर का जब बॉर्डर हम लोग का जो हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ, तो हम लोग की डायरेक्ट एंट्री कहाँ हो जाएगी अफगानिस्तान के थ्रू? सेंट्रल एशिया हम लोग पहुँच जाएंगे, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, एकदम कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में बैठोगे चले जाओगे। दक्षिण पूर्व एशिया, इसके कंट्री के नाम मैं पहले बता दूं। म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, जापान है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है, तो पूर्वी एशिया में। अब जिस पीछे मैं बता रहा था इंडो चाइना या हिंद चीन, बोले थे ना इंडो चाइना, और हिंद चीन भी इसको बोला जाता है। और एक होता है आर्कीपिलेगो। आर्कीपिलेगो होते ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपिलेगो बोला जाता है। एक आइलैंड है तो क्या आइलैंड है, और कई सारे आइलैंड। इंडोनेशिया वगैरह में तो 300 से ज़्यादा आइलैंड है, मेन लैंड के अलावा 300 से ज़्यादा। तो ये जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, द्वीप समूह होते हैं, जिनकी कोई आकृति, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, फॉर्मलेस है, पता ही नहीं चलेगा। ये ट्रेंगुलर कहीं पे उसका फीचर हो गया, कहीं स्क्वायर हो गया, कहीं तुमको दिखाई देगा ओवल है, कहीं तुमको दिखाई देगा एलिप्टिकल है, तो कोई निश्चित डेफिनेट फीचर नहीं है आर्कीपिलेगो का। कई सारे, मतलब एक आइलैंड का ना कोई फीचर हम बताएंगे कि ये ट्रेंगुलर है, कि ये स्क्वायर है, कि जो भी है एलिप्टिकल है। और इनको जो है इंडो चाइना वाले जो आइलैंड है, इनको ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है, जिसमें प्रमुख देश हैं ये 4 हैं। इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, और तुमको एक ब्रुनेई है। ब्रुनेई बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, वहाँ पर किंगशिप है, राजशाही है, जैसे थाईलैंड में भी प्रधानमंत्री वहाँ भी होते हैं, चुनाव होता है, लेकिन क्या है किंगडम है, राजा भी होता है। जापान है, जापान में अभी भी प्रधानमंत्री होते हैं, इलेक्शन होता है, लोकतंत्र है, सब ठीक है, बिल्कुल ब्रिटेन की तरह है ना, लोकतंत्र वहाँ है। ब्रुनेई में भी वही है, और ब्रुनेई बहुत धनी कंट्री है। सिंगापुर के साथ सबसे खास बात यह है कि सिंगापुर ऐसा आइलैंड है, हालांकि श्रीलंका भी एशिया में ही है, और श्रीलंका जो एशिया में है और जो सिंगापुर है, तो सिंगापुर जो है सिटी स्टेट है, दिल्ली दिल्ली का जो 1500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और सिंगापुर भी मोटा मोटी समझो उतना ही होगा जितनी बड़ी दिल्ली है, और वो कंट्री है और बहुत ही डेवलप कंट्री है, पता ही है, और डेवलप कंट्री। और डेंसिटी मतलब कि हेवीएस्ट डेंसिटी एशिया में, ये जो सिटी स्टेट या आइलैंड कंट्री जो भी कहो, उतना डेंसिटी का कोई भी कंट्री नहीं है। हालांकि एशिया में मैंने पहले ही बोल दिया कि एशिया में भी सबसे बड़ा रूस ही है, बता दिया। और एशिया में जो सबसे छोटा कंट्री है बाई पॉपुलेशन और बाई जो साइज है, जोग्राफिकल साइज, वो मालदीव है। ठीक, तो अब कुछ लिखते चलोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इतनी बात तो मैंने तुमको अच्छे से समझा दी, इसका ब्रॉड फीचर है ये। तो मेन बात अब लिख लो, लिखना जरूरी है, क्योंकि मैं 2 घंटा भी तुमको अच्छे से समझाऊंगा, तो थोड़ी देर के लिए तो समझोगे, उसके बाद क्या होगा, यत् पठितम तत् गुरुवे समर्पितम। हाँ, बात खत्म हो जाती है, लेकिन लिख लोगे फिर एक बार 2 बार देखोगे, बाकी तुम्हें नहीं दिया बेसिक चीज़ सब, लिखो, काम की बात लिखो, लेक्चर तो बहुत ही है ना, लिखो। एशिया में विश्व की कुल जनसंख्या का 60% रहता है। एशिया में विश्व के कुल जनसंख्या का 60%, जनसंख्या से शुरू करो। एशिया में विश्व के कुल जनसंख्या का 60%। ऑनलाइन वाले को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मुझे बता देना, मैसेज में जो भी हो। एशिया में विश्व के कुल जनसंख्या का परसेंटेज ध्यान रखो, ये नहीं कि 8 अरब को मल्टीप्लाई 60 पर, मोटा मोटी ध्यान रखना है। चलो हो गया। एशिया जो है विश्व के कुल भूभाग का, एशिया विश्व के कुल भूभाग का
एशिया विश्व के कुल भूभाग का 30%, 30%। एशिया विश्व के कुल भूभाग का 30%। ठीक है, लिख लिया ना? आगे लिखो। एशिया विश्व के कुल सतह का, कुल सतह का, या कुल सतह के क्षेत्रफल का, कुल सतह के क्षेत्रफल का, कुल सतह के क्षेत्रफल, सतह सरफेस को बोलते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, चलते हैं, मूवमेंट होती है हम लोग। कुल सतह के क्षेत्रफल का 8.7%, मैंने लिख दिया 8.7%। सरफेस एरिया का, टोटल एरिया का 30%, इसमें वाटर बॉडी भी आ गई, महासागर भी वगैरह देख लेंगे ना, हिंद महासागर वगैरह हम लोग के पास है ना। लेकिन जब लैंड सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ तो 8.7%। हो गया कंप्लीट। चलो, एशिया विश्व के कुल जीडीपी का, टोटल जीडीपी वर्ल्ड का, उसका 54% एशिया के पास। और जिसमें जीडीपी में सबसे बड़ा तुमको एशिया में चाइना है, और दूसरा है तुमको जापान है। चाइना की 8.7%, जो भी है, ट्रिलियन के करीब है, 9 है, 9 के आसपास। इंडिया, जापान का फिर सेकेंड है, इंडिया का 3.5, 3.5, अभी 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। परसेंटेज नहीं लिखो, मैंने जीडीपी तुमको समझाने के लिए भी लिख दिया। अब देख लो कि चाइना के सबसे ज़्यादा, जापान का सेकेंड नंबर पे इंडिया, ये ध्यान रखना है। और जीडीपी एशिया का तुमको है 54%। पीछे मैंने बता ही दिया कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को मिला लोगे तो 31% है, मैंने उसे भी 23% है। ये सब ध्यान रखना है। बॉर्डर तो याद ही रहेगा, बॉर्डर लिखवाने की जरूरत है? नहीं तो लिखो, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, लिख लो, पूछ लेता है कभी कभी। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर, और पश्चिम में लाल सागर, भूमध्य सागर, सुएज कैनाल, दोनों को जोड़ती है। लिख लो यहीं पर, सुएज कैनाल ब्रैकेट में कर लो, सुएज कैनाल भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी कैनाल जोड़ती है? सुएज कैनाल जोड़ती है। और बॉर्डर एशिया का बनाता है। एशिया का बॉर्डर वेस्ट में यही है, भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ने वाला सुएज कैनाल। ईस्ट में हमारा जो है पैसिफिक है, प्रशांत महासागर है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। और नीचे जाओगे तो उससे मतलब नहीं, हालांकि, लेकिन अंटार्कटिका पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो हिंद महासागर के और एक्सट्रीम साउथ हम लोग जब जाएंगे अंटार्कटिका पहुँच जाएंगे। ठीक है, लिख लिया? 5 रीजन में लिखो। एशिया को 5 रीजन में, 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। एशिया को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। रात में सोने से पहले एक बार देख लेना, और कल सुबह उठ के भी देख लेना, एकदम याद रहेगा। सब तरीका है याद रखने का। सोने से पहले देख लोगे, आधा घंटा काफ़ी है, 20-25 मिनट में देख लो। एशिया को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भू राजनीतिक, ब्रैकेट में लिखो, भू राजनीतिक रूप, भू राजनीतिक रूप।
तो राजनीतिक रूप से एशिया को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। पहला लिखो दक्षिण एशिया। पहला है दक्षिण एशिया है। पहले लिख ही लो, फिर मैं कंट्री कुछ लिखवा दूंगा। दक्षिण एशिया। दूसरा लिखो दक्षिण पूर्व एशिया कर दो, दक्षिण पूर्व एशिया लिखो। तीसरा में लिखो पूर्वी एशिया लिखो। तीसरा लिखो पूर्वी एशिया। ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया। 3 एशिया हो गया। चौथा एशिया लिखो। कौन कौन लिखवाया? साउथ एशिया लिखवाया, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी लिखवा दिया। इसके बाद ईस्ट पूर्वी लिखवा दिया। इसका लिखो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया जिसको बोलते हैं। 5 कंट्री में बताऊँ, सबका नाम भी लिखवा दूंगा, खासकर इसका। ये 5 कंट्री पूछ देता है, बाकी तो बहुत है, तो सबका थोड़े याद रख लें। इंपॉर्टेंट कंट्री सब लिखवा देंगे। तो मध्य एशिया लिखा। अब 5वां लिखो पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया, जो भी लिखो। आओ पहले दक्षिण एशिया का काम कर लेते हैं। दक्षिण एशिया वैसे देश हैं, दक्षिण एशिया के देश वैसे देश है जो हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं। और आसियान के संपर्क समूह के देश भी हैं। इसमें भारत उल्लेखनीय है। ने बता ही दिया भारत कैसे उल्लेखनीय है। हर साल आसियान की जो सालाना बैठक होती है, तो भारत पार्टिसिपेट करता है। और भारत जो है उन देशों के साथ, हालांकि उसमें बाद में पैसिफिक और भी जापान उपान भी आ जाते हैं, एक्सटेंशन हो जाता है उसका, ठीक है। भारत तो उसमें जरूर जाता है। भारत के साथ वो लोग अलग से बात करते हैं, ठीक है, साइड लाइन में बात। लिख लिया? चलो दक्षिण एशिया के देश। दक्षिण एशिया के देश का नाम लिखना तो मुझे लगता नहीं जरूरी है, तो अंडरस्टूड है। नहीं, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, और कौन छूट गया? नेपाल है। और जोग्राफिकली अफगानिस्तान हम लोग के उस तरह से नहीं है, तो पश्चिम एशिया में। लेकिन सार्क का कंट्री है, यानी कि कल्चरली जो है अफगानिस्तान। जैसे मैं तुर्की के बारे में बताता हूँ। तुर्की की जो राजधानी है इस्तांबुल, उसका जो कल्चरली जो उसका जो कनेक्शन है वो यूरोप के साथ है। माल्टा उसके बगल भूमध सागर में, भूमध सागर उसके साथ ही है। मारमारा सी है जो इजिप्ट के साथ है, उधर जोड़ता है उसको। तो कल्चरली जो तुर्की है ना, तो मुस्लिम कंट्री, लेकिन वो वेस्टर्न उसका शुरू से ही कल्चर रहा है, ओपननेस रही है। पर्दा प्रथा उस तरह से नहीं है जैसे बाकी मुस्लिम कंट्री में है, ठीक है। इधर आओ, मैं बता दूं, यहीं पर लिखवा भी देंगे आप। साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री हैं, वियतनाम है, क्या नाम है, और भी कंट्री है, मलेशिया वगैरह, तो खैर मुस्लिम भी है। और बहुत कंट्री में तुमको कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, ये सब भी है। तो भी तो सब साउथ ईस्ट एशियन आसियान के मेंबर हैं। फिलीपींस एकमात्र ऐसा साउथ ईस्ट एशिया का देश है जो क्रिश्चियन कंट्री है, फिलीपींस। बाकी किसी भी रिलीजन का रहने के लिए तो हिंदू मुस्लिम कोई भी रहता है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन डोमिनेंट या जो स्टेट रिलीजन के रूप में है वो तो वहाँ क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी है। चीन में कोई धर्म नहीं है, कम्युनिस्ट का ऐसे भी कोई, लेकिन फेथ मानने वाले लोग तो हैं ना, ठीक है। जो जो कम्युनिस्ट कंट्री होते हैं उनका कोई रिलीजन नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष वैसे कंट्री को बोला जाता है जैसे इंडिया, तो इसका अपना स्टेट कोई रिलीजन नहीं, सब धर्म एक समान। चलो पहले बता रहे थे कंट्री। साउथ ईस्ट एशिया हो गया? नहीं, अभी नाम दक्षिण एशिया तो बता दिया। साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री सबका नाम लिखो। म्यांमार। म्यांमार मतलब बर्मा, पुराना बर्मा नाम। म्यांमार है, थाईलैंड है। जल्दी जल्दी लिखो कंट्री सबका नाम, देर करोगे तो फिर क्या फायदा।
म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, सामने भी तुमको लिखा हुआ है। हाँ, ब्रुनेई है, सिंगापुर है, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया। कितने हो गए? इंडोनेशिया, मलेशिया, टिमोर लेस्टे नया कंट्री बना। टिमोर लेस्टे, टिमोर लेस्टे नया कंट्री बना इंडोनेशिया से अलग होकर। टिमोर लेस्टे, जिसकी राजधानी मैंने पीछे बताई है, दिल्ली है। अभी ये फुल मेंबर नहीं बन पाया, कुछ कागजात को पूरा करना है, नहीं बन जाएगा बहुत जल्द। 11वां मेंबर होगा, नजर रखना कभी कब बन गया, क्वेश्चन पूछ दिया, जो नहीं होना चाहिए। लेटर होगी ना कि भाई पेपर पढ़ रहे हैं, आसियान में कोई मेंबर पढ़ने वाला था, कहीं बढ़ तो नहीं गया। हालांकि पढ़ जाएगा, मैं रहूँगा तो बता दूंगा, लेकिन आदत डालो, नजर रखो हर जगह। कितने कितने कौन सा डिवीजन मैंने बता दिया अभी तक? 2 डिवीजन का काम हो गया, रीजन का तीसरा बच गया। चलो मध्य एशिया लिखो, कंट्री सब का नाम लिखो। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। लिखने आता है कंट्री सब का नाम? नहीं। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब अफगानिस्तान से भी बॉर्डर लगा था, नॉर्थ में है। ताजिकिस्तान, तीन हो गया। चलो चौथा, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, 5 हो गए। सबके नाम लिखो। लिख दिया? सुन लो, दिखाई नहीं दे रहा है तो। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। याद हो गया? इतनी बार बोले तो याद हो ही गया। किसी दिन मैं पूछ लूंगा ना, जो मुझे बता देगा मैं बहुत खुश होऊंगा, गिफ्ट में उसको बहुत शानदार पहन दूंगा। मैं 2 ही काम करता हूँ, किसी से जब मैं कुछ लेता हूँ गिफ्ट में तो मैं कहता हूँ भाई देखो बहुत खुश हो, मुझे बढ़िया पहन दो। और नहीं तो मैं खुश हो गया, मैं दूंगा तुमको। किसी दिन मैं पूछ दूंगा, जो बता देगा। ये थोड़े बताएंगे कल पूछेंगे परसों पूछेंगे, रेडी रहो, पूछ देंगे किसी दिन किसी से भी। जो बताएगा उसको बढ़िया पहन देंगे, पार्कर वगैरह का दे सकते। क्योंकि बढ़िया पेन लेना देना मेरे व्यवहार में आता है। पेन कौन किसको देता है? जो पढ़ने लिखने वाला हो। कुछ पॉलिटिशियन देखोगे क्या लिखते हैं कि कभी साइन भी करते हैं कि नहीं करते, मुझे नहीं लगता है। पेन 2 रखे रहेंगे बढ़िया बढ़िया, मॉन्ट ब्लैंक के, हाँ एकदम। पेन ही रखने से नहीं कुछ होता। इंडोनेशिया के बारे में, हाँ, कितने कितने रीजन मैंने बता दिया था? 3। कौन कौन बताया, पहले बता दो जल्दी। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को। सेंट्रल एशिया, हाँ मध्य एशिया बताया। 1 मिनट, दक्षिण एशिया बता दिया, दक्षिण पूर्व एशिया बता दिया था मैंने, मध्य एशिया बता दिया। और चलो पूर्वी एशिया पहले कर लो, पूर्वी एशिया लिखो। चौथे नंबर पे पूर्वी एशिया का काम कर लेते हैं। पूर्वी एशिया में चीन से लेकर जापान तक जो देश हैं, लिख लो। चीन से लेकर जापान तक कौन कौन देश हैं? चीन तो खुद होगा ही, ताइवान भी है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है,
जापान है। ये सब पूर्वी एशिया में। जोग्राफिकल रीजन जो मैंने बांटा है उसके मुताबिक अच्छी रीजन बताया ना, ऐसा तो नहीं बोलो। अब बच गया वेस्ट एशिया, लिख। पश्चिम एशिया के कंट्री सब का नाम लिखो। पश्चिम एशिया में तुमको अफगानिस्तान भी आता है, ईरान है, इराक है, लिख लो। ईरान है, इराक है तो बहुत कंट्री, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सब लिख लो। ईरान, इराक है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान है, ओमान, ओमान के बाद तुमको बहरीन, क्या सीरिया है, क्या तुमको तुर्की है, इजराइल है, लेबनान है, जॉर्डन, यमन, ऐसे वेस्ट एशिया का country। कितने हो गए? सारे रीजन हो गए? हम्म। कतर भी लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री, कतर लिख लो, कुवैत लिख लो, इराक लिख लो। हाँ, पूर्वी एशिया में मैंने बताया ना कि चाइना, चीन से लेकर जापान तक जो देश आते हैं, तो चीन तो खुद पहले चीन से है, तो चीन हो गया, चीन के बाद ताइवान हो गया, ताइवान के बाद उत्तर कोरिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, और खुद जापान हो गया। नहीं हो वो तो क्या, ये सब याद रखोगी, पूछ देता है सीक्वेंस मिलाने के लिए। पीटी में क्या करेगा, किसी भी एग्जाम का जो होता है उसमें यही दिया जाता है। यूपीएससी तक में दे देता मैच, मैच करोगी जब पता होगा तब ना। ईस्ट एशिया को वेस्ट एशिया से मैच होगा, कभी है? कंफ्यूज हो जाओगी। याद ध्यान रखना होगा ना, सीरिया को ईस्ट एशिया में डाल देगा, तुमको नहीं पता है। यहीं लिख लीजिए, पहले कुछ चीज यहीं लिखवा देते। विश्व का सबसे बड़ा सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर, ब्रैकेट में झील कर लो, मैं बता दिया हूँ कि वो झील क्यों है, तो समझ गए होगे, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। कैस्पियन सागर है। ये कैस्पियन सागर झील क्यों, मैंने बता दिया कि इसका ये अंतर्देशीय झील है, क्योंकि इसका पानी जो है किसी दूसरे वाटर बॉडी में जाकर नहीं मिलता, उन्हें गिरता नहीं है, मिलता नहीं है, गिरता नहीं है, बल्कि इसमें वोल्गा नदी और यूरल नदी, वोल्गा नदी और यूरल नदी, इसका वाटर जो है आके गिरता है। वोल्गा और यूरल, ये नदी भी है, पहाड़ भी है। हाँ उधर ही है, तुम रसा और उस काकेसस के रीजन में है। यूरल पर्वत भी है, नदी भी है, काकेसस का है, यहीं से निकलती है। ये दोनों गिरती है किसमें है, तुमको कैस्पियन सागर में। के पास दूसरे कहीं से पानी उसको नहीं आता, और वेपराइजेशन के द्वारा उसका जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो यानी पानी बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है कि वेपराइजेशन, वाष्पीकरण होता है तो पानी उड़ा, फिर वोल्गा नदी, यूरल नदी, फिर उसमें पानी डाली। और 40 to 45% जो वाटर दुनिया में जितने भी सागर हैं सबके पानी को मिला दो, और कैस्पियन सागर के पानी को रखो एक जगह, तो उसका जो वॉल्यूम है वो 40-45% उसका अकेला है। बहुत धनी झील है। और यहीं पे लिख लो, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील वान झील है, जो तुर्की में है। यहीं पे लिख लो वान झील, वैसे याद रहेगा फिर। वान झील, वान झील, इसमें सैलिनिटी तुमको 330% है। ये तुमको तुर्की में, ये कहाँ है, तुर्की में। एशिया में सबसे ऊंचा माउंटेन, यहीं लिख लो, फैक्ट्स में यही काम करेगा।
ये क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट है। ये तो माउंटेन हो गया। सबसे ऊंचा जो पठार है वो पामीर का पठार है, जो तिब्बत में पता ही है, जिसको संसार की छतरी कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसको पामीर। और सबसे निचला स्थान जो है, लोएस्ट पॉइंट जो है, वो डेड सी है। और ये जो डेड सी है, मृत सागर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें कोई जीव जंतु नहीं है, क्यों नाम है उसका डेड सी। ये तुमको इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, जॉर्डन की सीमा। ठीक है, मृत सागर, डेड सी, डेड सी शोर, इस नाम से इसको जाना जाता है, डेड सी शोर। हिंदी में लिख रहे हो तो मृत सागर कर दो, मृत सागर। और दुनिया की जो सबसे गहरी झील है ना, बैकाल झील, वो भी एशिया में ही है। बैकाल झील ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, ये भी एशिया में ही है, उधर ही है, काकेसस माउंटेन के पास है, साउथ में। अब आ जाओ, जो इंडो चाइना को जो देखना हम लोग को, तो इंडो चाइना में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का जो है, जो 10-11 कंट्री मैंने बताया, में सबसे बड़ा कंट्री। लिखो, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और इसमें द्वीप समूह भी हैं, नाम लिखो, सुमात्रा है, बोर्नियो है, लिख लो, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, बाली, लिम्बॉक, है सब नाम लिखो, सुमात्रा, जावा, पुराना नाम जो पूर्वी तिमोर था, जो अब नया कंट्री ही बन गया, तो भी लिख लो। पूर्वी तिमोर इसी का था, इंडोनेशिया का ही पहले था, अब तो नया कंट्री बन गया वो। तो ये सब द्वीप समूह, मैंने द्वीप है तो कई सारे द्वीप मिलके द्वीप समूह बना लेंगे। लिम्बॉक, बाली, इधर का लोग जब इंडोनेशिया घूमने जाता है ना, कंट्री लोग घूमने जाते हैं ना, तो वो जकार्ता जल्दी नहीं जाते हैं। जकार्ता में वैसा घूमने के लिए जगह नहीं है, राजधानी है जरूर, तो कहाँ जाएंगे घूमने, बाली जाते हैं। ठीक है, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। चीज पूछोगे कहाँ जा रहे हो, तो ये नहीं कहेगा हम जकार्ता जा रहे हैं, भाई जा कहीं तो जा रहे होगे इंडोनेशिया में, कहेगा मैं बाली जा रहा हूँ, समझे। इसके अतिरिक्त बोर्नियो मैंने बता दिया, इसी का दक्षिणी हिस्सा, यही राजधानी चेंज हो रहा है, 3000 किलोमीटर है। और ईरानी जावा है, कालीमंतान, यही 3000 किलोमीटर, अभी जो जकार्ता उससे 3000 किलोमीटर की दूरी पर। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल लाइन, 0 डिग्री लाइन, ये सब तो ज्योग्राफी में अक्षांश देशांतर समझते हो ना। हाँ, विषुवत रेखा के दक्षिण है। और जो जावा है ना, इसके यहीं से गुजरती है, सॉरी, सुमात्रा से होकर ये विषुवत रेखा या 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन जो है, इसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा भी है, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो यहाँ से जावा से तो, सुमात्रा से तो गुजरती है, और ये कालीमंतान और ईरानी जावा,
ईरानी जावा कालीमतान इसके साउथ में, तो वहां से भी तो गुजरी। यानी ये इंपॉर्टेंट हो गया कि विषुवत रेखा इस जगह, इसके नीचे जाएंगे तो क्या कहते हैं उसको, हम लोग एशिया जो है कौन से गोलार्ध में है? ईस्ट में है, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में? हम्म, हाँ। अक्षांश देशांतर होता है ना, तो गोलार्ध उत्तर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण, दक्षिणांश रेखा क्या कर दी है, डिवाइड कर दी। और पश्चिम पूरब तो देशांतर रेखा। तो हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम से 0 डिग्री, ग्रीनविच है ना, नाम सुना ना, उससे हम लोग ईस्ट हैं कि वेस्ट हैं? ईस्ट हैं हम लोग, इसीलिए पूर्वी गोलार्ध में। और एग्जैक्ट यदि पूछा जाए एग्जामिनेशन में, तुमको 4 चॉइस यदि दिया जाए, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, तो किस में टिक मारोगे? हाँ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यदि चॉइस में दिया होगा, और अगर उत्तरी पूर्वी न देकर पूर्वी दे दे, पश्चिमी दे दे, उत्तरी दे दे, दक्षिणी दे दे, हालांकि देगा नहीं, ऐसे करके थोड़े देगा। जब देगा तो 3 तो देगा, उसके बाद चौथे में क्या करेगा, उत्तरी पूर्वी डाल देगा। अब तुम तो खुश हो जाओगे कि भैया अकेले तो बड़ा अच्छा है, पूर्वी गोलार्ध में ग्रीनविच मीन टाइम से ईस्ट, लेकिन तुमको तो फंसा दिया। जिसको समझ में है कि भाई उत्तरी पूर्वी, उत्तरी में भी तो है अक्षांश में, क्योंकि हम लोग जब समय देखते हैं तो अक्षांश देशांतर के मुताबिक देखते हैं ना। जैसे हम लोग का जो एंट्री करता है गुजरात में 23.5 डिग्री है ना, यही ना है करके, ये तो उत्तरी है ना, 0 डिग्री से तो उत्तर है। अब यहीं पे लिख लो विषुवत रेखा जहाँ जहाँ से गुजरती है, तो लिख लिया नाम सब, इंपॉर्टेंट हो गया, लिख लो। सुमात्रा है, कालीमंतान है, ईरानी जावा, 3 स्थान लिखो विषुवत रेखा जहाँ से गुजरती है। उसका तो दक्षिणी गोलार्ध शुरू हो जाएगा ना, चलो लिखो 3 जगह पहले लिख लो विषुवत रेखा जहाँ से गुजरती है। हालांकि सिंगापुर के भी पास से गुजरती है, लेकिन उसको नहीं काउंट करते हैं, पास से गुजरती है, लेकिन एक्चुअली जो गुजरती है ना यहीं से, सुमात्रा है, कालीमंतान है, ईरानी जावा, तो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो गया। इसके अलावा उस तरह से कहीं से नहीं विषुवत रेखा गुजरती है। अब आप कर्क रेखा पे कौन कौन कंट्री एशिया के हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, लिखो लिखो, ओमान है, लिखो पहला कंट्री ओमान। कर्क रेखा एशिया के वो देश जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, एशिया के वे देश, एशिया के वे देश जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, ऐसे लिखो। और फिर कंट्री सबका नाम लिखो, 8 कंट्री से गुजरती है। विषुवत रेखा तो मैंने बता ही दिया ना, सुमात्रा, कालीमंतान और ईरानी जावा, हो गया काम खत्म विषुवत रेखा। कर्क रेखा लिखो, कर्क रेखा एशिया के जो देशों से गुजरती है उनके नाम लिखो। ओमान है, ओमान के बाद लिखो संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाद भारत लिखो, भारत के बाद बांग्लादेश लिखो, बांग्लादेश का लिखो, म्यांमार लिखो, ताइवान लिखो। कितने हो गए? हम्म, 7। ताइवान लिख लिया है? हाँ तो ठीक है, इतना भी ध्यान रखोगे तो काफ़ी है। मलक्का जल संधि बहुत चर्चा में रहता, मलक्का स्ट्रेट। जब इधर से जब शिप सब आती है, अटलांटिक मतलब वेस्ट, हम लोग के वेस्ट हुआ ना, तो वेस्ट की तरफ से यानी वेस्ट हिंद महासागर से जब ईस्ट हिंद महासागर की तरफ जब मूवमेंट होता है शिप का, तो जिन शिप्स को, कोई भी शिप्स हो सकती है, मिलिट्री वाली भी शिप होती है, नेवल शिप, कार्गो शिप होती है, तो साउथ चाइना सी की तरफ जब जाएगा तो यही मलक्का स्ट्रेट, चोक पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये चोक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, मलक्का
का चोक पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग की फ्लाइट जाती है वैसे वाटर में भी बना हुआ है। ऐसे नहीं है कि तुम शिप लेके जैसे तैसे सोचो कि पानी ही है ना, कहीं से लेके चल, ऐसा नहीं होता, बने हुए हैं। ऐसे ही तुमको जाना होगा, नहीं तो भटक ही जाओगी, कंपास ही तुम्हारा काम नहीं करेगा। पहले भटक जाता था ना, धीरे धीरे सब चीज का डेवलपमेंट। तो मलक्का जल संधि यानी कि अगर किसी शिप्स को मूवमेंट करना है, दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी जाना है तो यहीं से जाएगा। अगर वो मलेशिया इंडोनेशिया की तरफ जाना है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना है यानी कि प्रशांत महासागर, तो भी यहीं से। ठीक है। और ये मलक्का जल संधि मलेशिया कंट्री जो है आसियान का, उसको और सुमात्रा जो द्वीप है उसको अलग करती है। ठीक हो। मलक्का जल संधि या मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और सुमात्रा को अलग करती है। यानी अलग किस चीज को करती होगी, तो लैंड एरिया को अलग करती है। समझ गए ना। वाटर बॉडी को जब जोड़ती है तो उसको हम लोग जल संधि बोलते हैं। तो मलेशिया और सुमात्रा को अलग करती है। मलेशिया और सुमात्रा को अलग करती है। दूसरा लिखो सुंडा जल संधि, सुंडा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जावा और सुमात्रा के बीच है। जावा और सुमात्रा ये भी तुमको आइलैंड है, सब इंडोनेशिया का आइलैंड है। तो जावा और सुमात्रा को के बीच है। वाटर बॉडी जोड़ती है और लैंड फॉर्म जो दो होता है उसको क्या करती है, अलग कर देती है। इसको हम लोग स्ट्रेट या जलसंधि बोलते हैं। विश्व का जो सबसे गहरा जो ट्रेंच है, जो गर्त है, वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है कि उत्तरी प्रशांत महासागर? ये भी क्वेश्चन बनता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ प्रशांत महासागर में ही है ना, लेकिन हम तुमसे पूछेंगे कि ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है कि दक्षिणी में है, तो क्या बोलोगे? दो ही चॉइस है। हाँ, उत्तरी में है। और उत्तरी में यदि मैं तुमको 4 कंट्री चॉइस में दे दूँ, फिलीपींस दे दूँ, वियतनाम दे दूँ, मलेशिया दे दूँ, जापान दे दूँ, तो तुम कहाँ पर टिक मार करो? ये ट्रेंच किस कंट्री के पास है? जल्दी बोलो। हाँ तो लिख लो। मैं बहुत खुश होता हूँ यदि मैं कभी कुछ पूछ लूँ सडनली, सरप्राइज इसको बोलता हूँ, कोई मुझे बता देता है, कोई बात नहीं, मैं चॉइस दिया हो तो अलग से क्या होता है, मैं खुश हो जाता। पेन की कहानी अलग है। वो तो किस चीज़ के बारे में मैंने कहा कि जब मैं पूछूंगा कोई बता देगा, कोई भी बताएगा, एक आदमी बताएगा तभी 2 आदमी, पेन दोनों को मिले, ऐसा नहीं है कि सर मैंने पहले बोला था, नहीं, 3 भी बोलेगा उसको मिलेगा, वही चीज़ मिलेगा। अभी तो डिपेंड करता है ना मैं किस समय पूछूँ, तो मैं एक आदमी मौजूद है कि 2 आदमी मौजूद है कि लिखो। कार कट हुआ गर्त, जिसको ट्रेंच इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हरियाणा तो पता ही है, पहले ये भी लिखो। कार कटवा गर्त इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं। ये जावा और सुमात्रा, ये दोनों आइलैंड है इंडोनेशिया का, मैंने बताया। तो जावा और सुमात्रा के बीच एक एक्टिव वोल्केनो है। क्या है ये? हाँ, एक्टिव वोल्केनो है, जब तक फटता रहता है, एक्टिव वोल्केनो। ठीक है। और ये सुंडा गर्त है, इसी के दक्षिण में सुंडा ट्रेंच है। सुंडा ट्रेंच जो है इसी के साउथ में है। और ये किसके करीब है? तो ये जावा के पास है। किसके करीब है? जावा के समीप। यानी सुंडा गर्त मैंने पीछे बताया किसको किसको अलग करती है, किसके किसके बीच है? इंडोनेशिया रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिण पूर्व एशिया में जितने देश हैं में सबसे बड़ा देश है रबर उत्पादक, कौन सा? इंडोनेशिया।
ये ओपेक का मेंबर भी है। ओपेक मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। अब तो ओपेक 10+1 करके हो गया है, ऐसे करके मैंने 10 से ज़्यादा है। तो इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का, बाकी तो एशिया के तो हैं ही ना, वो सब गल्फ कंट्री तो उसके मेंबर हैं ही, तो उसकी बात तो मैं करूंगा नहीं। तो साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र ऐसा देश है इंडोनेशिया जो ओपेक का सदस्य देश है। ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट हो गया ना। और ये जो जावा आइलैंड है ना, जावा आइलैंड, ये कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ही मशहूर है। जावा आइलैंड कॉफ़ी यहाँ बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है। हाँ, जावा जावा आइलैंड कॉफ़ी के लिए मशहूर है। एक तो तेल उत्पादक यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री को ओपेक कंट्री बोला जाता है, तो उसका मेंबर है। उसका मेंबर क्यों है ये? क्योंकि ये दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन होता है। कॉफ़ी उत्पादक इसका जो जावा आइलैंड है कॉफ़ी उत्पादक है। लिखो फिलीपींस के बारे में, ऐसे ही सब कंट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, तभी ना कंटिनेंट समझोगे। फिलीपींस लिखो, दो द्वीप है, लिखो पहला लुजेनो, पहला लुजेन द्वीप है, दूसरा मिंडानो द्वीप है। लिखो, नहीं नीचे दिखाई दे रहा है तो मैं लिख देता हूँ, लुजोन द्वीप है पहला, फिलीपींस का है। दूसरा है मिंडानो, मिंडानो, ठीक है। ये जो फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है ना, ये मनीला लुजोन द्वीप में है, मनीला। और इसी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है, के बाद के जो मशहूर वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, उसके डायरेक्टर रह चुके हैं, ये वैज्ञानिक थे ना। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है, और यह जो है मनीला वो लुजोन द्वीप में। क्लियर? लिख दिया मैंने, बता दिया। इसके पूर्व में दो गर्तों का विकास हुआ, ट्रेंचेज। गर्त को इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं, तो ट्रेंचेज हो गया। यही मैरियाना ट्रेंच है जो उत्तरी नॉर्थ पैसिफिक में है, और इसी के पूर्व में जाने पे मिंडानो है, ठीक है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी गहरी ट्रेंच है जो उत्तरी प्रशांत में, जो बोले भी तुम। और इसके ईस्ट में जो ट्रेंच है वो थोड़ा कम है गहरा, तो उसका नाम मिंडानो है, अभी इसी में उत्तरी में। चलो, फिलीपींस नारियल के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादक यह देश है। और यहाँ पर जो ट्रॉपिकल जो क्या होता है उसको तूफान, टाइफून बोलते हैं ना, एकदम अवंडर तूफान तो हम लोग बोलते हैं ना, आंधी एकदम चक्रवात साइक्लोन जिसको हम लोग के इधर बोला जाता है। तो ट्रॉपिकल, हम लोग क्योंकि सब ट्रॉपिकल में आते हैं, ये ट्रॉपिकल जो आती है, जो तूफान आती है, स्टॉर्म जो आती है, उसका नाम क्या है? टाइफून। टाइफून हम लोग क्या बोल देते हैं, टाइफून को हम लोग तूफान बोल देते हैं ना, लेकिन एक्चुअली ये टाइफून है। हम लोग के इधर जो बंगाल की खाड़ी में आता है साइक्लोन, नहीं देखते हैं उड़ीसा के तट पे आकर अब इस समय लैंडफॉल होगा, इस 230 किलोमीटर 240 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा। हालांकि अब तो बहुत डेवलप हो गया, हम लोग का मौसम संबंधी जो प्रोडिक्शन है पूरी तैयारी होती है, पूरा हटा उठा। पहले बहुत लोग मरते थे, हम लोग जब बच्चे थे, हम लोग याद है, आंध्र प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, ये दोनों स्टेट तो हम लोग देखे हुए हैं, अभी भी वही स्थिति है। तो बंगाल में भी कभी कभी आता है, और देखते नहीं है, जब इधर आता है ये साइक्लोन, तो हम लोग के इधर बिहार उहार में दिल्ली उल्ली तक खूब बारिश होती है, अचानक मौसम चेंज होता है। हम लोग समझ जाते हैं कि ये तूफान जो आ रहा है तो दिल्ली तक को इम्पैक्ट करता है। अरब सागर में भी आता है, लेकिन वैसा नहीं आता, कभी कभी रेयर केस में आता है, स्ट्रक्चर के कारण ऐसा। तो ये टाइफून किधर आता है? फिलीपींस में। किस तरह के क्लाइमेट में आता है? मैंने क्या किया?
12 घंटे कम से कम। सिंगापुर आओ, सिंगापुर के बारे में जान। सिंगापुर सिटी स्टेट मतलब सिटी नेशन है। जो सर मतलब दिल्ली कोई कंट्री हो जाता, हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा दिल्ली, बस मैंने पहले ही बताया दिल्ली के साइज का। सबसे ज्यादा डेंसिटी जनसंख्या घनत्व है, आइलैंड कंट्री है। श्रीलंका भी आइलैंड कंट्री है, लेकिन श्रीलंका की डेंसिटी उस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है इस तरह से सिंगापुर का। हाईली डेवलप्ड कंट्री है, टेक्नोलॉजिकली तो बहुत साउंड है, पैसा वाला कंट्री है। मोदी जी 2-4 बार जा चुके हैं अभी तक, ये तो कहीं भी चले जाओ। मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जोहर जल संधि है, ठीक है। जोहर स्ट्रेट जो है ये किसके किसके बीच है, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कहाँ है, कुआलालंपुर। और सिंगापुर की राजधानी कहाँ है, तो दिमाग लगाओ, मैंने क्या बोला, सिटी नेशन है, सिटी स्टेट है, मतलब कंट्री है, तो इसकी राजधानी कहाँ होगी। कोई शहर ही देश बन जाए तो उसकी राजधानी कहाँ होगी। हुँ? कोई शहर देश बन जाएगा तो अपनी राजधानी कहाँ रखेगा, कॉमन सेंस है। जो शहर है वही ना होगा उसका राजधानी। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर, शहर हुआ ना, वही शहर ना देश हो गया। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ये एक इंटरपोर्ट का काम करता है। क्या करता है, इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट में बता देता हूं क्या होता है। इंटरपोर्ट होता है मालवाहक कार्गो शिप की जब मूवमेंट होती है, तेल वोल बहुत सारे रिसोर्सेज लेकर जब जाता है दूसरे कंट्री, तो तुमको क्या लगता है, एक बार वो स्टॉक ले लिया उसी से काम चलता है। फिर जिस कंट्री से होकर गुजरता है उसका बॉर्डर भी तो आता है, वैसे ही कुछ नहीं देगा तुमको, पैसा लेगा, वहाँ लंगर डालोगी, एंकर करोगी ना उसको अपना जहाज को। फिर फ्यूल लेना है, फ्यूल लोगी। अगर तुम्हारे शिप्स को कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो ये सब के लिए फिर रुकता है। फिर कस्टम क्लियरेंस होगा उस कंट्री में, आई ना तो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो पार्टिकुलर माइल तक ही है ना, तो कोई जरूरी है कि तुम अपने ही जोन में लेके जहाज को जाओगी कि दूसरे कंट्री के भी एरिया में जाना हो। हम लोग फ्लाइट ही लेके जाते हैं, तो क्या इंडिया किसी कंट्री में नहीं जाता। देखते हो कई बार पाकिस्तान कहता ना मोदी जी जा रहे हैं, हम नहीं देंगे गुजर, तो क्या करते हैं, थोड़ा डिटूर घूम के जाते हैं। नहीं, नखरा नहीं करता, तो क्या करते हैं, काबुल जाना है सीधे दिल्ली से काबुल, पाकिस्तान क्या करना, अब कैसे जाएंगे, दुबई जाएंगे, फिर जाएंगे। नाक को ऐसे न छूके कैसे छुएंगे। हाँ। तो इंटरपोर्ट यही होता है कि कस्टम क्लियरेंस है, स्टोरेज, उसके बाद तुमको टैगिंग, उसके बाद सॉर्टिंग, माल को सब चीज़ प्रोसेस होती है, ये सारी प्रोसेस के लिए। और ये इंटरपोर्ट होता है कि 2-3 पोर्ट के बीच में भी ये हो सकता है और अकेला में भी हो सकता है। समझ गए ना, मैंने कि शिप का जो मेंटेनेंस हो गया, उसको फ्यूल लेना है, उसका कस्टम क्लियरेंस है, उसका टैगिंग है, ये सब उसका सॉर्टिंग हो गया, ये सब जितनी प्रोसेस होती है, सीधे नहीं कोई जहाज, क्या नाम है, वो क्या नाम है हम लोग का जो साउथ में है, चेन्नई, चेन्नई से रवाना होगी और सीधे चली जाएगी। बीच में सिंगापुर है, सिंगापुर में सब। अब ठीक है, फिर आगे
जैसे प्लेन है। तुमको क्या लगता है सीधा अमेरिका? नहीं, पहले फ्रांस रायसीना एयरपोर्ट है, पहले वहाँ भी जाता है, अमेरिका अमेरिका जाना है। नहीं तो लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है। तब ना अटलांटिक क्रॉस करके हम लोग जाएंगे अमेरिका। कि बीच में कुछ हो गया तो अटलांटिक में उतारिएगा, अटलांटिक में उतारिएगा तब तो खेल ही खत्म। क्या जी, 300, 350, 400, बोइंग में तो 500 रहता है, 550। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, डायरेक्ट कहोगे क्या डायरेक्ट? तो डायरेक्ट बनाओगे तो उस तरह का तुम्हारा फ्लाइट भी तो होना चाहिए। अभी तो डायरेक्ट फ्लाइट है 17 घंटा की, कितना घंटा, 14 घंटा में, हाँ 14 घंटा में कहीं बिना, नॉन स्टॉप है। और उसको यदि ऐसा कुछ होगा तो एयर टू एयर फ्यूल दिया जाएगा, वहीं जाएगा, वहीं मैसेज जाएगा और वहाँ से फ्यूल लेके उड़ेगा और उसको एयर में ही दे देगा। कोई बाकी टेक्निकल ग्लिच नहीं। और वो डायरेक्ट जाता है, 13 या 14 घंटा में शायद पहुँच जाए। तो अलग हो गया, तो डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जनरली क्या होता, जनरली ऐसे ही होता, हिथ्रो में रुकेगा, अब पेरिस में रुक गया, वहाँ जो कुछ हुआ 1 आध घंटा अपना सब बेकुक लिया, सब तब अमेरिका जाए। 12 घंटा 14 घंटा जो भी बता रहे हैं वो अलग है, वो स्पेशल बोइंग है। उसमें एयर ऐसी कोई जरूरत होगी तो एयर टू एयर फ्यूल दिया जाएगा। ट्रिप्लेन में तो किया ही जाता है ना। ये राफेल वगैरह में क्या के लिए अलग से जाके दे देगा उसको फ्यूल। समझ गए इंटरपोर्ट क्या होता है? म्यांमार आ जाओ, भारत का पड़ोसी कंट्री है, हमारा पूर्वी पड़ोसी देश है, बहुत डिस्टेंट कंट्री है। बहुत कम समय के लिए यहाँ लोकतंत्र रहा, डेमोक्रेसी। आंग सान सूची पता है, ये पॉलिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है। सैनिक शासन है लेकिन बहुत डिस्टर्ब है, रिवोल्ट हो गया है। अब वो लोग भी परेशान है, होता ही है कि तुमको लगेगा हम बहुत ताकतवर है, तुमको परेशान करने वाला लोग खड़ा हो गया। अब वहाँ की आर्मी खुद परेशान है, अब ना उसको भागते बन रहा ना पकड़ते बन रहा। अब पूरी फौज कैसे भाग जाएगी? उस पर इधर हमला हो रहा, उधर हमला हो रहा, उस क्षेत्र पे कब्जा हो रहा, नागरिक की सिविलियन में उसके साथ नहीं है, तो ये सब तो अलग चीज़ है। तो यह म्यांमार से जुड़ी है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये भारत का जो 4 स्टेट है ना, इसका बॉर्डर म्यांमार। अभी कितना 31,000 करोड़ का अभी पेपर देखोगे, बजट सैंक्शन किया गया इसके सीमा पर, क्योंकि डिस्टर्ब है तो तारबंदी फेंसिंग का काम किया जा रहा। वहाँ पर इधर के लोग भी विरोध कर रहे हैं, उधर तो करेगा ही, क्योंकि पहले कुछ भी लाना था उसको इधर आना था, इधर आ जाता था, कोई पासपोर्ट वीजा कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं, तो मुश्किल हो जाएगा। और उसके लिए इंडिया गवर्नमेंट क्या किया, मणिपुर का जो मसला हुआ, 31,000 करोड़ का बजट सैंक्शन कर दिया गया कि भाई पूरा फेंसिंग करो, पार्ट वार्ड एकदम 12 14 फीट का लगाएगा, आना जाना मुश्किल। पॉइंट बना देगा, पॉइंट बना देगा तो सबको थोड़े जाने देगा। अभी तो खुली सीमा है, जैसे नेपाल क्या होता है, जाइए लोग शादियों करके आ जाते हैं, वहाँ भी ऐसा ही होता है। इधर के लोग उधर जाके शादी करते हैं, लड़का लड़की सब शादी कर लेता है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। जैसे नेपाल किसी को शादी करनी तो परमिशन मांगता है, कल को क्या कहना है, वीजा लेके आओ, परमिट खत्म, पासपोर्ट देखेंगे, कोई आदमी जाएगा शादी करने, कहेगा भैया ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, इसे अच्छा कुंवारे रह जाओ, नेपाली लड़की से शादी नहीं करनी, इंडिया में मिला तो ठीक है, नहीं तो किधर चले जाएंगे, पाकिस्तान जाओगे। हम्म। तो 1935 तक ये भारत के साथ था, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तो क्या किया, क्या अलग कंट्री रहेगा। और उस समय जो कंट्री था लिख लो, उसका नाम बर्मा था। बर्मा, बर्मा मतलब ये बर्मा जी टाइटल वाले बर्मा नहीं, ये वाले बर्मा थे, बर्मा जी वो टाइटल सरनेम वाले नहीं, बर्मा यानी कंट्री। और इसी का नाम बदल के हो गया ये म्यांमार। यहाँ और जो रंगून इसकी राजधानी थी वो बदल गई, अब हो गई यांगन।
अराकान योमा माउंटेन जो है, अराकान योमा माउंटेन, ये नेचुरल बॉर्डर, हर कंट्री के बीच कुछ ना कुछ बॉर्डर नेचुरल होता है। भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा किया गया, तो क्या ऐसे कह दिया गया तुम इधर घुस जाओ, हम तुम ऐसे? कुछ जगह गलती हो गई है, क्योंकि था नहीं ना, कभी नहीं ना था कि भारत का बंटवारा होगा, फिर भारत से एक पाकिस्तान बनेगा, फिर पाकिस्तान भी नहीं टिकेगा, उससे भी एक और कंट्री बन जाएगा, फिर गारंटी नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान फिर टूट जाएगा, हो सकता है बांग्लादेश फिर टूट जाएगा। इंडिया को भी पहले तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में था कोई प्रोविजन ही नहीं है। अलग नहीं, अमेरिका में तो है, इंडिया में भैया नहीं है। एक बार इसकी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में बैठ गए ना, तो तुम हिंदू रीति की तरह है। हिंदू रीति का मतलब है कि हिंदू विवाह यदि हो गया तो संबंध विच्छेद तो है, लेकिन तलाक नहीं है। हिंदू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हिंदू में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है। एक बार अग्नि के 7 फेरे ले लिए तो तुम्हारा इस जन्म का काम तमाम। और कहा क्या जाता है, 7 जन्म का फेरा। ये तो पता नहीं है ये पहले जन्म का 7 फेरा नहीं है कि 7वें जन्म का 7 फेरा नहीं है। समझ रहा हो ना। अमेरिका में है कि कोई देश बहुत को मिलाया भी, के रीजन को, कनाडा नोडा का, मेक्सिको का भी मिला, अभी भी प्रॉब्लम चल रही, तो अलग हो सकता। इंडिया में नहीं। एक बार तुम आए मेरे गाड़ी में बैठ, भाई बताया विवाह की तरह, फिर जन्म जन्मांतर का रिश्ता, कोई उपाय नहीं। छोटे हो, गोरे हो, मोटे हो, काले हो, नाटे, खोटे हो, जो भी हो, जा नहीं सकते हो। बैठे रहो, साथ लगे रहो, जन्म जन्मांतर। वही है इंडिया के साथ। और म्यांमार की सीमा जो भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड, 5 कंट्री। अभी ट्रांस इंटरनेशनल, ट्रांस बॉर्डर बोलते हैं, रोड जो बन रहा है, क्या नाम है उसका, ट्रांस बॉर्डर, ट्रांस कंट्रीज या इंटरनेशनल, ट्रांस इंटरनेशनल हाईवे, ये जो अभी शुरू हो रहा है, कलकत्ता से लेके ये बांग्लादेश भी अब कहा कि हमको भी अपनी गाड़ी में बिठा लो, तो बोला इंडिया कि ठीक है, वो भी बैठ गया। तो बांग्लादेश भी जाएगा और सितवे पोर्ट भी देखेंगे। तो सितवे पोर्ट को इंडिया डेवलप किया, तो वो तो, और क्योंकि रोड की बात है, रोड तो रोड ही जाएगा, यानी नदी भी है तो उस पर पुल ब्रिज बनाया जाएगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। तो ये पहले कलकत्ता से होते हुए बांग्लादेश होता है। ये इंडिया का जो त्रिपुरा है ना स्टेट, वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, इसलिए बोलते हैं ना, मैप देखो यहाँ तो नहीं है, इस फ्लोर पे मैप है, मैं तुम्हें बता देता। और फिर जाएगा म्यांमार, फिर म्यांमार से जाएगा तुमको थाईलैंड। ये 90-95% रोड बन चुका है, करीब 2500 किलोमीटर है। मैंने कलकत्ता से यदि किसी को थाईलैंड जाना है तो 2500 या 2400 किलोमीटर जो भी है, 90% रोड बन चुका। मतलब यहाँ से ट्रक, तो ये ट्रक वाला नहीं जाएगा, ये जो 6 चक्का वाला, उसके लिए जाएगी लॉरी। लॉरी मतलब 18-20 रोड पे चलने वाली लॉरी भी तो उसी तरह की होगी ना। तुमको क्या लगता है ट्रक कहेगा थाईलैंड जाएंगे? अरे तुम आसाम पहुंच गए तो बहुत है क्या जी, थाईलैंड तो 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। तो लॉरी जो जाएगी कम से कम 18-20-24 पहिया वाली, तब ना उसको मजा आएगा, पूरा डोज लेके जाएगा, स्टॉक जाके थाईलैंड में गिराएगा। तो भारत, बांग्ला, चीन, लाओस, थाईलैंड, इसके साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो बताया मैंने, एक अराकान योमा माउंटेन जो है वो बॉर्डर तय कर देता है। अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यही है ना बॉर्डर। त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ। और दूसरा जो है पेगु योमा जो है वो अराकान योमा के पैरेलल दौड़ने वाला दोनों माउंटेन है, समझ गए। और इसी दोनों माउंटेन यानी पेनोगोमा और अराकान योमा के बीच में इरावदी नदी बहती है।
और इरावदी नदी को म्यांमार का लाइफलाइन कहा जाता है। और इसी इरावदी नदी में सांगवान बहुत कीमती, बहुत मजबूत किस्म की लकड़ी होती है। अंग्रेज सब ऐसे नहीं चला गया था, बर्मा में घुस गया था, क्योंकि वो लोग तो व्यापारी था। वो लोग तो व्यापार करने के लिए पहले इंडिया है ना। देखा तो देखा यहाँ आपस में सब किसी की किसी से पटरी बैठती नहीं, तब ना वो लोग तो रूलर बनने की मंशा हुई। नहीं तो बताओ, ढंग से मुगल तो स्थापित भी नहीं हुए थे। अकबर अभी टीका टीकी खड़िए रहा था, तब ना आ गए, वो भेज दिया जेम्स जो रूलर था, टोडरमल वगैरह को भेजा, फिर किसी को मिल गया वो एक लेटर, शुरू हो गया। तो ये तो 16 कब्जा करने कब किया अगर कहेंगे हम लोग, तो मूल रूप से अंग्रेजों ने हम पे कितने साल शासन किया? मात्र 90 साल। हाँ, 1857 की क्रांति हुई के बाद है ना सब कुछ चेंज कर गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उससे पहले भी बन रहा था, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं ना था। ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी तो कभी उससे तालमेल की, कभी उसको उससे लड़वा दी। ये सब तो खत्म हो गया ना 1857 के बाद। अब तो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया, डायरेक्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आने लगे, नाम चेंज कर गया गवर्नर जनरल का, वायसरा आ गए। नहीं, तो इरावदी नदी इन्हीं दो माउंटेन के बीच प्रवाहित होती है। ये क्या है? ये लाइफ लाइन है म्यांमार की, यानी बर्मा की। और सांगवान बहुत ही कीमती, बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है। बड़े बड़े जो मजबूत ब्रिज बनते हैं, रेलवे ट्रैक, बर्मा में जो लाइन्स है रेलवे लाइन्स, और यहाँ जो रेलवे लाइन्स जो बिछाया गया, इवन जीटी जो ग्रांट, पता है कलकत्ता और दिल्ली के बीच में अंग्रेजों के टाइम में रेलवे लाइन बिछाया गया। तो ये सारी पटरियों के लिए जो मजबूत लकड़ी चाहिए ना, तो ये सारी सांगवान की मजबूत लकड़ियाँ यहीं के जंगलों से लाई गई थी। और जंगल क्या होता है, जंगल में कई बार जंगल में कुछ ऐसा हो गया तो नदी में, पता ही है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया तो पेड़ टूट गया, गिर गया, ये हो गया, तो लकड़ी सब तो ऐसे प्रभावित हो गई। तो लोअर बर्मा का जो रीजन है जहाँ, तो वहाँ से लेकर नीचे आ गई, नीचे आ गई तो लोग कलेक्ट कर लेता था। अब बाकी फिर एक प्रोफेशनल तरीके से, कमर्शियल तरीके से क्या किया गया, इंडस्ट्री के रूप में लकड़ी कटाई का काम हुआ। इसको प्लॉट बोलते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं। देखिए फिल्म सब में, अगर वैसे नहीं देखी होगी तो फिल्म में देखी होगी, जंगल का कटाई कर रहा वो हाथी, देखिए हाथी वगैरह के थ्रू जो किया जाता है, उसको लॉट बोला जाता है। तो सांगवान की लकड़ी, और ये नदी का मुहाना, जो इरावदी नदी का जो मुहाना है ना, वहीं पर बर्मा की जो राजधानी, म्यांमार की राजधानी यांगन, वहीं पर। दूसरी चीज़ है कि म्यांमार जो है चावल उत्पादन करने के लिए, और चावल उत्पादन करने के लिए बल्कि सिर्फ म्यांमार ही नहीं है, चावल उत्पादन में तुमको फिलीपींस में तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, इसके बाद मलेशिया है। खाए, अरे खा, कुछ भी कर लो, खाने के लिए तो चावल गेहूं ही चाहिए ना, रोटी ही खाओगी ना, सोना चांदी हीरा जवाहरात थोड़े खाओगे क्या जी। तो चावल अच्छे क्वालिटी का होता है, एक्सपोर्ट भी करता है। लिखो, म्यांमार के पूरब में दो प्रमुख नदियां, एक सित्यांग नदी है, लिखो, एक सितांग नदी है, दूसरी शाल्वी नदी है। म्यांमार के पूरब में दो नदियां समानांतर प्रभावित होती है, एक का नाम है सितांग। आज खत्म नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं है, कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म होगा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही पढ़ूंगा। हाँ सितांग, क्योंकि जो भी, क्योंकि एशिया से सबसे ज़्यादा पूछेगा तो इसलिए अच्छे से पढ़ोगे। सितांग है, दूसरा साल्विन है। सितांग और साल्विन है। और साल्विन नदी जो है ये बर्मा यानी म्यांमार और थाईलैंड के बीच की सीमा रेखा बनाती है। लिख लो, दो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। खत्म हो गया, 5 मिनट छोड़ देते, कोई 2 घंटे का था, एक दिन में और पढ़ोगे अच्छे से। आज तो अच्छे थोड़ा पढ़े ना, एक दिन और पढ़ोगे तो एशिया खत्म। इसके बाद बाकी कंटिनेंट में इतना टाइम थोड़ा ले, बाकी तो एक एक दिन एशिया
जैसे ही सबसे बड़ा है तो भाई सबसे बड़ा एक दिन में कैसे होगा, क्या जी? बड़ा काम करने के लिए तो ज़्यादा समय चाहिए ना। लिखो, चितांग नदी है, दूसरा साल्विन नदी है। साल्विन नदी जो है वो म्यांमार और थाईलैंड की सीमा रेखा बनाती है, तो यहीं रोक देंगे, सीमा रेखा बनाती है। इसी में लिख लो शान का पठार, म्यांमार खत्म कर दो। शान, शान का पठार, शान का पठार, प्लेटो, प्लेटो ऑफ शान, प्लेटो ऑफ शान इसका नाम है। जो वोल्फ्राम, WOLFRAM, वोल्फ्राम, वोल्फ्राम ये टंगस्टन, वोल्फ्राम, हाँ वोल्फ्राम जो है आयरन ओर है, टंगस्टन जो धातु है वो इसी से निकाला जाता है। यानी कि वोल्फ्रामाइट जिसका नाम है, ये आयरन ओर का नाम है, इसका वोल्फ्रामाइट जो है इसका टंगस्टन ओर का नाम है वोल्फ्रामाइट। इसका उत्पादन के लिए म्यांमार, सबसे ज़्यादा उत्पादन टंगस्टन का साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार करता है। कैसे निकाला जाता है, हालांकि केमिस्ट्री की भी चीज़ इसमें आ जाती है, हालांकि मुझे कोई केमिस्ट्री तुमको थोड़े पता ना पढ़ाना है, लेकिन वोल्फ्रामाइट जानना है। वोल्फ्राम, वोल्फ्राम इसका नाम है, जो आयरन ओर है उसका पर्टिकुलर नाम क्या है, वोल्फ्राम है। और इसका सिंबल होता है केमिस्ट्री में, केमिकल जिसको केमिस्ट्री पता है, W इसका टंगस्टन का सिंबल है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं जानना। चलो अब मैं आज यहीं रोक देता हूँ, क्योंकि 9:30, 9:32 हो गया ऐसे नए टाइम पे। कल आगे देख लेंगे थाईलैंड, और एक दिन जो पढ़ोगे और तो एशिया खत्म। थोरो, आज मैं बता रहा हूँ कि थोरो पढ़े हो, मैं थोड़ा पूछताछ करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैंने बता दी है, तो इसलिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा मेरे नेक्स्ट क्लास के लिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर माय नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मैं पूछूंगा 5-7 मिनट, फिर आगे कंटिन्यू करके ख़त्म। उसके बाद किधर घुस जाएंगे, अफ्रीका में घुसेंगे कि यूरोप में? अफ्रीका में घुस जाएंगे, वहाँ से यूरोप चले। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।